वो पूरी शिद्दत से उसके लबों से लिपटा उसकी सांसें चुरा रहा था। वो कतरा कतरा उसके लबों की मिठास चुरा था, अपने तमाम तर जज्बात को सुकून पहुंचा रहा था। रगों में जैसे आग की भड़का दी गई थी। वो इसे छूने के लिए कितना बेकरार था, ये सिर्फ वही जानता था। आज जैसे बरसों की मुराद बार आई थी। उसे देखते ही वो मुझसे मोहब्बत कर बैठा था। इस पर पहली नज़र पड़ते हुए इसके इश्क में गिरफ्तार हो गया था। और आज वो अपना इश्क, अपना जुनून, सब कुछ इस पर लुटाने का इरादा रखता था। वो तो वैसे भी माना तलाश कर रहा था कब वो इसके करीब आएगी और कब वो इसे अपना बना लेगा। इतना तो वो समझ चुका था। बेला इसको दूर जाना अच्छा नहीं लगा। बेला को शादी पर रात इसका नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं लगा। तभी तो वो आजकल भी फ्री शेरनी बनी हुई थी। वो इसके लिए कितना बेकरार था। वो इसे बता रहा था उसकी सांसें अब तक अपनी सांसों में बरसाए वैसे पूरी तरह से मैं चलने पर मजबूर कर रहा था। बेला ने अपना हाथ उसकी कमीज में उलझाते उसके गालों की मुट्ठियों में दबोच लिया। उसे सांस नहीं आ रही थी, या यूँ कहना बेहतर है कि पालक सांस नहीं लेने दे रहा था। जैसा जितना उसने तड़पाया था वो इतनी आसानी से तो इसे बखने का इरादा हरगिज़ नहीं रखता था। वो कतरा कतरा खुद को इसकी सांसों में उंडेलता उसे बेकरार कर रहा था। बालक की धड़कनों में शोर मचा था तो बेला की सांसें रोक रोक कर चल रही थी। वो इसे ना तो खुद से दूर कर रही थी और ना ही वो इसकी शर्तों की ताब ला पा रही थी। वो जितना उसे अपने करीब करता हुआ इतना इसके करीब आ रही थी, लेकिन अपनी सांसों की रिहाई के लिए मचल भी रही थी। जब बाला ने ताश खाते हुए इसकी सांसों का दाव छोड़ते उसकी गर्दन पर अपने रब्बों का झापझा लाम्स बिखेरा था। उसकी धड़कनों में इश्तियाल बर्पा करते हुए मसनूई पर्दे हटते ही शर्ट उसके कंधे से नीचे सरक चुकी थी। उसकी शिद्दतें जुनून का रूप इख्तियार कर चुकी थी। वो जैसे पागल सा हो रहा था। जज्बात में लगी आग ने उसे बुरी तरह से पागल कर दिया था। इस वक्त उसे इस लड़की की शदीद तलब हो रही थी। ये कहना बेहतर रहेगा कि उसके लिए आज ज़िंदगी का मतलब बेला थी। बाला, मुझे सांस नहीं आ रही, वो लड़खड़ाते हुए उसके बेकाबू लबों पर अपना हाथ रखते हुए बोली थी। जब एक झटके से उसका हाथ अपने लबों से हटाता तकिए से लगाते हुए पूरी तरह उस पर साया फगन हुआ था। आने भी नहीं चाहिए। आज की रात में सांस भी मेरी मर्जी से लेनी चाहिए, क्योंकि तुम मेरी कैदी हो। तुमने खुद मेरी बाहों में आकर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। मैं सब्र कर रहा था ना, और भी कर लेता बेला जाना, लेकिन तुमने खुद मेरी पनाह में आकर अपने आप को इस शेर के शिकंजे में फंसाया। अब जब तक इस शेर की तशनगी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ना तो तुम मेरी बाहों से निकल सकती हो और ना ही यहाँ से कहीं जा सकती हो। जाओ, इजाज़त है, तुम्हें ले लो सांस एक लम्हे के लिए, क्योंकि आज सारी रात में तुम्हारी सांसों पर यूँ ही कब्जा जमाऊँगा। बहुत शिकायतें थी ना तुम्हें कि मैंने तुम्हारी तौहीन की, तुम्हारे हुस्न को सराहा नहीं, तो आज बाला तुम्हारे पूर पूर को अपने लबों से सराएगा। तुम बताएगा कि तुम कितनी खूबसूरत हो और तुम बलावर खान को कितनी खूबसूरत लगती हो। मेरे दिल की धड़कन, मेरी जान, आज मैं तुम्हारी धड़कन धड़कन में उतर कर तुम्हें बताऊंगा कि तुम बाला के लिए कितनी खास हो और तुम्हारी सांस लेने का वक्त ख़त्म हो चुका है। वो कहते हुए एक दफ़े से उसके लबों पर अपने लबों की मोहर लगाता उसकी सांसें रोक गया था। अभी तक वो बेला की सांसें मजीद शिद्दत से कौन चुका था। उसकी धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। जब बाला लम्हा लम्हा उसके वजूद पर काबिज होता चला जा रहा था। वो इसे खुद से पीछे नहीं हटा सकती थी, वो इसे खुद से दूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि वैसा करना नहीं चाहती थी। बाला के होंठ बेकरारी से उसके जिस्म के पूर पूर को चूमते हुए उसे मुतबर कर रहे थे, जबकि वो पूरी तरह से खुद को इसके हवाले करती उसकी दी हुई चंद सांसों पर जी रही थी। वो बार बार उसकी सांसें रोकने लगता और फिर जब वो सांस रुकने पर मचल उठती तो वह इस पर रहम खाकर उसे चंद लम्हों के लिए आज़ाद छोड़ देता था। वो नहीं जानती थी बाला इस कदर शिद्दत पसंद होगा, लेकिन इस मामले में शायद वह इसे कहीं ज़्यादा जुनूनी और शिद्दत पसंद था। फिलहाल तो वह इस पर रहम खा रहा था। उसका बस चलता तो इसकी रग रग में उतर कर अपना आप इस पर निछावर कर देता। ये तो इसकी करम नवाजी थी कि वो पहली दफ़ा उसे नरमी से छूना चाहता था, वरना बाला के जज्बात उसे लेकर किस कदर बेकाबू थी ये सिर्फ वही जानता था। उसे छूते हुए, इसे प्यार करते हुए। अगर बाला को कुछ पता था सिर्फ इतना कि वो इसकी पनाह में खुद अपनी मर्जी से आई है, ना कि ज़बरदस्ती। दूर कहीं से अजानों की आवाज़ें आ रही थी। जब दोम की आँख खुली उसने उठने की कोशिश की कि सरदार ने आस्ते आस्ते उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सज्जन साईं, तुम अभी नमाज नहीं पढ़ सकती मेरा सोना मुखड़ा, तुम उठो, कैसी तकलीफ़ होगी तुम्हें। सजदा करते हुए भी, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे अल्लाह के बीच में बो रहा हूँ, तुम्हारे और अल्लाह के बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन तुम तकलीफ़ में और मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं दे सकता। जानती हूँ डाकू जी, लेकिन नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है, और वैसे भी हम तो गुनहगार इंसान है कि यही तो तरीका अल्लाह के करीब रहने का। प्लीज़ मुझे नमाज अदा करनी है। वो इसे देखते हुए बोली थी जब इसके ज़िद्दी से अंदाज पर सरदार फिर से आने लगा था। यार तुम क्या चीज़ हो, हर चीज़ में ज़िद नहीं करते सज्जन साईं। वो उठकर बेड से नीचे उतरते हुए बोला। वो खिलखिलाकर हंसी थी। एक तरफ वो इसे ज़िद ना करने को कह रहा था, जबकि दूसरी तरफ वो इसकी ज़िद पूरी भी कर रहा था। अब हंसना बंद करो, चलो और तुम्हें वज़ू करवाता हूँ। सच कहते हैं डाकू सर मुरीद ही बन गया है। तुम्हें सर पर मैंने खुद चढ़ाया। ये जो तुम्हारे इतने दांत निकलते हैं ना, इसके पीछे मेरा ही याद है। मजाल है जो तुम किसी की सुन लो। वो आहिस्ता से अपनी बाहों में भरते हुए वाशरूम में ले जाने लगा, जब दुआ मुसलसल खिलखिलाई जा रही थी। उसने कभी शिकवा नहीं किया था हालात कुछ भी है। उसने कभी अल्लाह के सामने नाउमीदी नहीं दिखाई थी। वो जानती थी एक न एक दिन वो इसके सारे इम्तिहान ख़त्म कर देगा। जब तक वो अपने ताया के घर ही दिन रात विस्तान देते थे, ऐसी बातें करते थे जिनका कोई सर पैर ही नहीं था। उसने हर चीज़ को कबूल कर लिया, यहाँ तक कि उसने तो ताया का लाया हुआ रिश्ता भी कबूल कर लिया था, ये सोच कर कि हो सकता है अल्लाह ने इसी में इसकी बेहतरी रखी हो। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि जिस इंसान से वो भाग रही है,
जैसे वो खौफज़दा हो रही है वही शख्स उसकी ज़िंदगी को जन्नत बना देगा। वही से वज़ू करवाते हुए मुसलसल मुस्कुराते देख रहा था। हर दफ़ा जब वो घूर कर देखता तो दुआम की खिलखिलाहटों से भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती। आप भी नमाज़ पढ़ेंगे? इसे भी वज़ू करते देख वो हैरान हुई थी। क्यों, मुझे मना है क्या? वो वज़ू बनाते हुए सवाल करने लगा तो दुआम ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं, आपको माफ़ तो है, आपको तो माफ़ है सारी नमाज़ें। वो खिलखिलाती हुई हल्का सा तंज कर गई थी। जुम्मे की नमाज़ पढ़ता हूँ मैं कभी कभार, और बाकी मेरा और अल्लाह का मामला है, जब मेरा दिल चाहेगा तब करूँगा। जी जनाब, बेशक ये अल्लाह और आपका मामला है, लेकिन ये दुनिया और आखिरत का भी मामला है। और आपकी जो हरकतें हैं ना, मुझे नहीं लग रहा आप जन्नत मेरे साथ होंगे। वो इसके सहारे बाहर निकलते हुए बोली तो सरदार उसके और अपने लिए जाए नमाज बिछाने लगा था। शोहर के साथ दिल लगाने वाली बीवियाँ जन्नत में नहीं मिलती, वो फ़ौरन बोला। शोहर आप जैसे हो तो फिर माफ़ी है। वो फिर से खिलखिलाई थी। मेरे जैसा मतलब कि ऐसा प्यार करने वाला, ख्याल रखने वाला, प्यारा सा, मासूम सा, बेचारा, सार वक्त साथ रहने वाला शोहर जिसकी बीवी उसकी कोई बात नहीं मानती टाइप। वो अचानक ही अपने बालों में हाथ पैर सवाल करने लगा तो दुआम ने इसे अपने बेहद करीब गैर निगाहों से देखा था। जी बिल्कुल आपके जैसे। और वो खिलखिलाई थी, जबकि निगाहें अब भी उसके चेहरे से बंधी थी। डाकू जी, आप पहले भी इतने प्यारे थे, या आप प्यारे हो गए? आपको पता है आपकी पलकें और लंबी हो गई हैं। वो पता नहीं कौन सी धुन में इसका चेहरा देख से नरमी से उसकी पलकों को उंगलियों से चूमने लगी। तो सरदार ने थोड़ा पीछे होते हुए से रोका था। तो अपने गौर नहीं किया, मेरी पलकें हमेशा से बहुत लंबी हैं। अब नमाज अदा कर लो सज्जन साईं, तुम्हारा रोमांस मुझे बेकार है। अल्लाह अल्लाह, मैंने कब रोमांस किया? ये रोमांस नहीं तो और क्या है डार्लिंग। इस तरह से मेरे पास आकर मुझे छू रही हो। तुम्हें पता है हर तरह की बीवियों के लिए रोमांस की अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे तुम्हारी जैसे छोई मोई शर्मीली बीवी के लिए टाइट रोमांस। खैर फिलहाल मैं मूड में नहीं हूँ, चलो नमाज़ पढ़ते हैं। वो मुस्कुराहट दबाते हुए से रोमांस की कैटेगरी बताता खुद नमाज शुरू करने लगा। जब दुआम को चलते हुए से सिर्फ थोड़े से फासले पर बिछी जाए नमाज पर खड़ी हुई थी। नमाज अदा करते हुए से थाम कर वापस बेड पर लाता उसकी दवाइयाँ देखने लगा था। थोड़ी देर में बेला आ जाएगी तो वो तुम्हारा मुकम्मल चेकअप करेगी। अब दर्द तो नहीं हो रहा ना? वो पट्टी बदलेगी तुम्हारी। वो नरमी से उसके जख्म पर अपने लब रखते हुए बोला तो दुआम हल्का सा मुस्कुराई थी। आप जब साथ होते हैं तो बिल्कुल दर्द नहीं होता, बल्कि कुछ महसूस ही नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में सिर्फ आप हैं और बस हम दोनों एक दूसरे के लिए। वो इसके करीब झुकते हुए अचानक इसके सीने पर दिल के मकाम पर अपने लब रखे थी, जबकि इसका ये प्यारा सा अंदाज सरदार के अंदर के सारे जज्बात को अंगड़ाई लेकर बेदार कर चुका था। और उसके माथे पर लब रखते हुए इसे अगले ही लम्हे अपने सीने में छुपा चुका था। बहुत दर्द हो रहा है ना? वो इसके माथे को देखते हुए बोला तो दुआ हल्का सा मुस्कुराई थी। मुझे कम दर्द हो रहा है, आपकी आंखों में ज़्यादा दर्द है। ठीक हो जाएगा, और वैसे भी मैं बहुत बहादुर हूँ, ये छोटी मोटी चीज़ें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस कबीले की सरदारनी हूँ मैं। वो दोबारा उसके सीने में फिर सर रखते हुए बोली तो वो इसे अपनी बाहों में नरमी से भर चुका था। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम पर आने वाली हर मुसीबत को पहले सरदार दिलदार का सामना करना होगा। मैं अपनी दुआओं पर किसी तरह खसाया भी नहीं पड़ने दूंगा। मैं देखता हूँ बाला को, वो बेला को लेकर आए तो तुम्हारी पट्टी चेंज करवाते हैं। मैं भी साथ चलूँगी, मैं नहीं रहूँगी कमरे में अकेले। आप जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ साथ जाऊँगी। वो फ़ौरन इसके बाजू को थाम चुकी थी, जबकि इसकी ज़िद पर वो मुस्कुरा दिया था। ये बाला कहाँ है? अब तक नीचे क्यों नहीं आया? वो दोनों नाश्ता भी कर चुके थे और वो इसे अपने सारे पहाड़ों की सैर पर ले आया था। तकरीबन 2 घंटे के बाद इन दोनों की वापसी हुई तो अभी बाला और बेला का कोई अता पता नहीं था। पता नहीं सरदार, अब तक तो बाला आ ही जाता है, आज पता नहीं क्यों नहीं आया, लगता है अभी जागा नहीं है। वैसे तो बेला भी सुबह सुबह आ जाती है, आज वो भी नहीं आई, लगता है इसकी भी आंख नहीं खुली। जुमरू से जवाब देते हुए इस सवाल की तरफ जाने लगा, क्योंकि आज उसे घोड़ों को नहलाना था और वो मर गया या जिंदा है। वो इसी बात पर हाँ में सर लाते हुए इसे डाकू रागा के बारे में पूछने लगा था। वो दूसरा उसका आदमी रशीद तो कल ही मार गया था। उसकी लाश उस घर वाले तक पहुंचाने के लिए हमने आगे पीछे कोशिश की, लेकिन हमें पता चला कि उसका आगे पीछे कोई भी नहीं था। इसलिए हमने खुद ही उसका जनाजा पढ़ाकर उसे दफना दिया। बाकी रागा के लिए अगर तुम कहो तो कब्र खो दूँ। वो सर को जाते हुए बोला। सरदार ने उसे घूरा था। सरदार, अचानक से बाद में कब्रें नहीं खोदी जाती, खासकर रात के वक्त तो मुझे कब्रिस्तान में डर लगता है। वो बड़ी बड़ी मासूमियत से बोला था। वो अभी नहीं मरेगा, उसे मरने में थोड़ा वक्त बाकी है। हाँ, लेकिन उसकी कब्र की तैयारी शुरू कर दो। आज नहीं तो कल उसे दफना देंगे। वैसे जाने का इशारा करते हुए फिर से बाला का इंतजार करने लगा था, जो आज नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये बाला की नींदें कुछ ज़्यादा ही लंबी होती जा रही हैं। ये बेला कमरे से निकले तो जाता हूँ मैं इसकी सेटिंग करने के लिए। 10 बज रहे हैं। वो चारपाई बिछाते हुए वहीं दुआम को बिठाता उसके लिए तकिया भी खुद ही लेकर आया था। ओहो डाकू जी, आप भी नाहत करते हैं। बाला भैया की नई नई शादी हुई है, हो सकता है वो और बेला एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे हो। हाँ मैं मानती हूँ इनकी नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन मियाँ बीवी हैं, आखिर कब तक एक दूसरे से दूर रहेंगे?
और वैसे भी आप ना इस कबीले में ख़ुद को किंग ऑफ रोमांस समझना छोड़ दीजिए। मेरे भैया आपके भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे इंशाल्लाह। और एक और बात, जो रूल्स आपने अपने लिए बनाए हैं ना, वो रूल्स दूसरों के लिए भी बनाए। जिस तरह आप कभी भी कहीं भी किसी वक्त रोमांस कर सकते हैं, इस तरह इस कबीले के बाकी लोग भी कर सकते हैं, समझे। उसकी नाक खींचते हुए बोली। सरदार नरमी से मुस्कुराते वहीं चारपाई पर आड़ा तिरछा लेट गया था, जबकि दुआम फालती मारे उसके पास ही बैठी थी। बेला को देखते हुए मुझे लगता तो नहीं कि बाला की दुनिया कभी पार लगेगी। हाँ, लेकिन अगर वजह ये हुई कि उसकी जल्दी नीचे ना आने की, तो इसका ये गुनाह मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन किंग ऑफ द रोमांस तो इस कबीले का मैं ही रहूँगा। वह जाने की सीधा होता उसके लबों को अपने लबों में कैद करते हुए एक जानदार जसारत कर गया था, जबकि दुआम घबरा कर आगे पीछे देखते उसके कंधे पर हल्की सी चपत लगा गई थी, जिस पर सरदार का बेबाक क्या बुलंद हुआ था। उसकी आँख खुली तो वो पूरी तरह से बाला की पनाह में कैद थी, बल्कि यूँ कहना बेहतर रहेगा कि वो बाला की कैद में कैद थी। उसे सारी रात उसने नहीं सो रहा था। बाला ने उसे ऐसे दबोच के रखा था जैसे वो कोई तकिया, और इस तकिए के बगैर बाला साहब का सारा और कहीं सुकून से ना टिकता हो। और जब ठरकी डाकू, जान छोड़ो दो मेरी, अगर मुझे पता होता ना तुम इस कदर ठरकी और बेमुरवत इंसान हो, तो मैं रात को तुम्हारे पास कभी नहीं आती। मतलब तुम जानबूझकर मेरे पास आई थी। वो इसे कोसते हुए पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, जब बाला ने अचानक उसे देखते हुए कहा। बेला तो घबरा सी गई थी, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई। उसने फ़ौरन अभी मिसाल आया। हाँ, ये सच था, वो बिल्कुल भी इसके पास नहीं आई थी। वो तो जानती भी नहीं थी कि नींद में वो कहाँ सफ़र करती है, लेकिन कल रात उसे बहुत अच्छी तरह से इसे बताया था कि वो रात में क्या क्या करती है, और इसके क्या क्या करने पर उसके साथ क्या क्या हो सकता है। इसके बाद से इस बात पर मोह लग गई थी कि बेला खुली आंखों से सोया करे, लेकिन कभी इस ठरकी डाकू के पास नहीं जाएगी जो रात से इसकी जान को आया हुआ था। इस वक्त भी दोपहर का एक पहरा था, लेकिन मजाला जो शख्स इसकी जान छोड़ा। सुबह फजर के वक्त उसने उसकी मिन्नतें की थी कि उसे उठने दे, लेकिन बाला पर तो भूत सवार था। उसके अंदर का रोमांटिक कीड़ा एक दफ़ा फिर से जाग गया था, और उसने फिर इसके ओर ठिकाने लगाए थे। और अब भी इसका इरादा कुछ ऐसा ही था, लेकिन बेला इस पागल ठर को कम से कम भूख के पेट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये आदमी इसको खाना आराम कर देगा, जिस तरह कल रात इस पर काबिज उसे लग रहा था इसकी शिद्दतों से मर जाएगी या भूख से मर जाएगी। जान छोड़ दो मेरी प्लीज़, मुझे भूख लग रही है कि सारी ज़िंदगी भूखे मारोगे मुझे। वो इसे देखते हुए मासूमियत से बोली, लेकिन बाला जानता था वो बिल्कुल मासूम नहीं है। वो इसे भागने के लिए बहाने कर रही है, और अगर इसे भूख लगी हुई तो थोड़ी बहुत देर बर्दाश्त कर ले। कौन सा वो इसे भूखा मारने वाला था। इतनी क्या मारी हो, खाना ना हो गया, ज़िंदगी की ज़मानत होगी, खाना नहीं मिलेगा तो मर जाओगी। क्या अपने शोर के जज्बात का एहतराम करो। देखो मेरा दिल कैसे धड़क रहा है, तुम तो डॉक्टर हो ना, ज़रा इलाज करो। मेरी ये सांसें क्यों तेज़ हो रही है मेरी, और ये मेरा जो दिल है वो मेरे काबू में क्यों नहीं रहता, हर वक्त धक धक करता रहता है। तुम्हारा दिल हर वक्त धक धक करता रहता है, क्योंकि इस ठरकी का काम ही बस धक धक करना है। और ये जो तुम्हारी सांसें तेज़ हो रही है ना, ये तुम्हारे अंदर का ठरकी आदमी जाग रहा है फिर से, जो कम से कम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर होगा मेरी जान छोड़ दो, वरना तो मुझे वरना की धमकी दे रही हो। वो मेरी बाहों में कैद होकर। बेला, या तो तुम दुनिया की मासूम तरीन लड़की हो, या तुमने बेवकूफ़ी में PhD कर रखी हुई है। तुम्हें सच में लगता है तुम्हें तुम्हारा वरना इस जगह पर किसी भी तरह का असर दिखा सकता है। मतलब तुम मेरी बाहों में कैद होकर। मुझे ही गलती होगी महाराज, मुझसे गलती होगी। चरण कहाँ है आपके, माफ़ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, छोड़ दो मुझे ठरकी डाकू। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, क्यों मेरी जान को आए हुए हो। वो अच्छी खासी जंग कर चुकी थी, लेकिन उसके अट्टे कट्टे वजूद को हटाना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। अब तो वो इसके नीचे वो दबने लगी थी। अच्छा यार, छोड़ रहा हूँ मैं, तुम तो मरने वाली होगी। हालांकि मैंने तुम पर बिल्कुल भी अपना वजन नहीं डाला हुआ। तुम्हें नहीं लगता तुम ओवर एक्टिंग में बहुत ज़्यादा करती हो। डॉक्टर किसने बनाया, तुम्हें एक्ट्रेस होना चाहिए था। खैर छोड़ो, एक किस दो हो जाओ यहाँ से। मेरा भी कोई इरादा नहीं है मज़ीद तुम्हारे साथ लड़ने का। क्या क्या सोचा था, रात को सुबह उठोगी तो मुझसे शर्माई नजरें चपकाए रजाई घूम रही होगी, लेकिन यहाँ तो पहले मैडम आंखों माँ के डालकर बक बक किए जा रही हैं। शर्मो हया नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर। थोड़ा सा कोई फॉर्मेलिटी कर ले। वो इसके एक झटके से अपने सीने पर करता, उसका चेहरा अपने बेहद करीब करते हुए शरारती अंदाज में बोला था। तुमने अपनी ठरक पूरी करते हुए शर्मा याद दिखाई थी। ठरकी डाकू, एक मासूम सी लड़की नींद में बहकर तुम्हारे करीब के आ गई। तुम्हारे अंदर का जिन जा गया, तुमने तरस खाया मुझ पर, और मैं तुमसे शर्माऊंगी। इतने बुरे दिन लगते हैं तुम्हें मेरे, और मैं तुम्हें किस करूंगी। शक्ल देखी आईने में, मैं दुनिया के की सबसे खूबसूरत लड़की बकौल तुम्हारे। तुम रात को मेरे कान में बार बार कह रहे थे ना कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, और मैं तुम्हें किस करूँगी। छी छी छी। वो इससे दूर हटते हुए अब भी अपने कमर से उसके हाथ हटाने की जद्दोजहद कर रही थी, जबकि वो पूरी तरह से इसे अपने सीने पर लिटाए उसकी बोंगियाँ सुन रहा था। हाँ, ये हकीकत ही स्वीकार से उसे अपनी बाहों में भरकर बाला ने अपनी भरपूर चाहत का इजहार किया था, उसके पूर को चूमते हुए। उसने ऐसे बार बार बताया था कि वो कितनी खूबसूरत है और उसे कितनी हसीन लगती है, लेकिन उसे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि सुबह उठकर उसकी बीवी उसे शर्माने के बजाय अपनी खूबसूरती जता देगी।
यू डॉक्टर बेला, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें छोड़ा जा सके। मैं अपना वक्त मज़ीद तुम्हारे साथ बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में रखना चाहता हूँ। हरगिज़ तुम्हें मुझसे दूर जाने की इजाज़त नहीं। तुम कितनी खूबसूरत हो मैं तुम्हें एक दफ़ा फिर से बताना चाहता हूँ, वो भी तुम्हारे पूर पूर को छूकर। तुम्हारी खूबसूरती को महसूस करके मैं तुम्हारे शौहर होने का पूरा हक़ अदा करूँगा। तुम इतनी खूबसूरत हो तुम्हें बार बार सराहा जाए। और हाँ, अब भूख भूख की गर्दान बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें खाना तभी मिलेगा जब मैं तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त दूंगा। तुम मुझे जालिम, जाबर, सितमगार वगैरह कुछ भी कह सकती हो, क्योंकि मेरे अंदर के रोमांटिक जिन को तुमने खुद दिखाया। मुझे बार बार ये बताकर तुम खूबसूरत हो और तुम्हारी इस खूबसूरती पर मेरा हक़ है। वो एक झटके से उसे वापस बेड पर उठाता, इस पर साया फगन हुआ था, जबकि बेला तो घबरा कर रह गई थी। सुबह ने बेहद मोहब्बत से इसकी मिन्नतें की थी, वह इसे छोड़ दी, लेकिन बाला पर इस वक्त कोई जिन सवार था। इसकी मोहब्बत पर, मिन्नतों पर उसने बिल्कुल कान नहीं धरे थे। इसलिए बेला ने अब उसके साथ लड़ते हुए अपनी जान छुड़वानी चाहिए। लेकिन आज एक बात तो बेला को पता चल चुकी थी कि इसका कोई भी अंदाज बाला के अंदर के ठरकी डाकू इंसान होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि जब तक इसकी बाहों में बेला थी तब तक दुनिया कोई ताकत उसे रोमांटिक होने से नहीं रोक सकती थी। कहाँ जाने डाकू जी, वो इसके पास से उठा ही था जब वो इसका बाजू पकड़ कर पूछने लगी, राका डाकू देखने जा रहा हूँ, तुम यहीं बैठो, तुम्हारे लिए दूध गर्म करके ला रहा हूँ। बिना कोई भी मस्ती, बिना कोई भी जिद किए तुम इसे पियोगी, ठीक है? वो प्यार से इसके गाल खींचते हुए बोला, नहीं मुझे नहीं पीना, और मैं जिद भी करूँगी, मस्ती भी करूँगी। खा लेंगे आप, बताएं कर क्या सकते हैं आप? वो गुस्सा करेंगे मुझ पर, वो फ़ौरन इनकार करते इसे देख लेंगी। जैसे सचमुच में इरादा उसे गुस्सा चढ़ाने को, मैं क्यों करूँगा? अपने मासूम से सही पर गुस्सा नहीं, दिल करा मत पियो, कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी इसका जायका बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मैं तुम्हारी सेहत के लिए कह रहा था, लेकिन अब कोई चीज़ पसंद नहीं है तो कितनी ज़बरदस्ती उसे घसीटा जाए। बल्कि ऐसा करता हूँ जुमले को मना कर देता हूँ। जो चीज़ मेरे सजन इंसान को पसंद नहीं, वैसे ज़बरदस्ती नहीं दी जा सकती। वो नरमी से उसके चेहरे पर हाथ फेरते बोला तो दुआ मुँह सुकेड़ कर रह गई। अरे ये क्या बात हुई? आपको तो बिल्कुल मेरी परवाह ही नहीं है। मैं दूध नहीं पीऊँगी तो ठीक कैसे होंगी? आपको ज़बरदस्ती मुझे पिलाना चाहिए? मैं तो बीमार हूँ, और बीमार लोग तो ज़िद करते हैं ना, ऐसे उन्हें इनके हाल पर तो छोड़ देना नहीं चाहिए। अगर मैं ज़िद करूँ तो आपको मेरी ज़िद माननी भी चाहिए, और आपको थोड़ा गुस्सा भी कर लेना चाहिए। ये थोड़ी ना हुआ कि बंदा बीमार है तो सर पर चढ़ा लिया जाए। आप मुझे गुस्सा करके डांट कर तो पिला सकते हैं। वो मुंह बनाते बोली थी। उसके इनकार करने पर इतनी जल्दी मान कैसे गया? इसे तो ज़बरदस्ती उसे पिलाना चाहिए था ना। अच्छा, मतलब कि मैं तुम पर गुस्सा करके बात मनवा भी सकता हूँ। चलो ठीक है, उससे गुस्सा करके तुमसे बात मनवाया करूँगा, लेकिन फिलहाल अगर तुम्हारा दिल नहीं कर रहा तो बेशक मत पियो, क्योंकि मेडिसिन के साथ तो तुमने वैसे भी दूध पीना ही है। इसलिए मैंने तुम्हें राय दे दी है। मैं जानता हूँ बार बार ये जायका बस जायका दूध हरगिज़ तुमसे नहीं पिया जाएगा। आपके उसने इससे वजह बताई थी। अरे हाँ ना, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने दवाइयों के साथ भी तो ये गंदे से जायके वाला दूध ही पीना है ना। खैर हम बाद में दूध पियेंगे, चलें पहले बीमारी की तीमारदारी करने चलते हैं। वो कर बाजू थाम लगी तो इसकी तीमारदारी कहने पर सरदार को हंसी आ गई थी। सज्जन साईं, मैं इसकी तीमारदारी में ही उसकी हड्डियों का सुरमा बनाने जा रहा हूँ, देखने जा रहा हूँ कि जिंदा है या मार गया। मुझे इससे कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि मेरा दिल ख़राब हुआ उसकी शक्ल देखा तो हो सकता है मैं उसे मौत की नींद सुला दूँ। तुम खाम खाइए अपना वक्त ना बर्बाद करो, और ना ही इसके साथ किसी भी तरह की हमदर्दी जताने की ज़रूरत है। वो प्यार से उसे समझाते हुए बोला था। रागा के पास तो वो इसकी बेबसी देखने जा रहा था। उसे ज़िंदगी की छोटी सी उम्मीद देकर उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन का पता मालूम करने की कोशिश में था। ओह अच्छा, वैसे भी इसकी तीमारदारी करने नहीं जा रही। मैं तो इसे बताने जा रही हूँ कि देखो, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरे डाकू जी ने मुझे बचा लिया, और तुम अपनी इस कोशिश में पूरी तरह से नाकाम रहे हो। एक बात बताऊँगा, ऐसे आदमी से मुझे भी कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि अगर मेरा पास चले तो मैं खुद उसे अपने हाथों से गोली मार डालूँ। लेकिन मसला ये है, मुझे बंदूक चलानी नहीं आती। मैं ठीक हो जाऊँ तो आप मुझे बंदूक चलाना सिखाएंगे? मुझे ऐसे फरमाइश कर रही थी। उसकी फरमाइश पर सरदार मुस्करा दिया था। अगर मैं इनकार कर दूं तो उसके साथ कदम ब कदम वो रागा डाकू वाले कमरे की तरफ बढ़ाते हुए सवाल करने लगा। ओह हेलो, मैं नहीं सीखने वाली है आपसे। जो आप इनकार कर देंगे, आप मुझे कुछ सिखाएंगे तो मैं आपको इसका मुआवजा दूंगी, 21 सुबह 21 शाम को। लेकिन अगर आपका इरादा नहीं है सिखाने का तो अरे अरे, क्यों इरादा नहीं होगा सज्जन सिंह? तुमने नहीं सिखाऊंगा तो फिर किसको सिखाऊंगा? तुमने पहले नहीं बताया तुम मुआवजा देकर कुछ सीखने वाली हो। मुझे लगा कि बस अब बहुत ज़्यादा बहाने मारने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले इनकार कर चुके हैं। लगता है मुझे किसी और ही टीचर का इंतज़ाम करना होगा, और इस टीचर के तो नखरे ही बहुत हैं। अब वो पूरी तरह से नखरे दिखाने के मूड में आ चुकी थी। अरे नहीं नहीं, मेरे कोई नखरे नहीं है, मैं सिखाऊंगा ना तुम्हें। तुम बस अपनी माँ जो वाली बात पर कायम रहना। तुम जो कहोगी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अगर कहोगी तो मैं अपने साथ डकैती पर भी ले जाऊँगा वहाँ पर। बेशक जो जो तुमने सीखा ना उसको एक्सपीरियंस भी कर लेना। वो मज़े से बोला तो दुआम की आंखें खुल गई। वो क्या सचमुच में से डकैत और कातिल बनाने का इरादा रखता था? वो तो बस ऐसे ही मस्ती मस्ती में पिस्तौल चलाना सीखना चाहती थी। तो बस अस्तगफुरुल्लाह, मैं आपको चोर डाकू कातिल नजर आती हूँ? मैं तो बस कैसे कह रही थी। ठीक है, मुझे नहीं सीखना। आप मुझे अपने साथ डकैतियों पर लेकर जा रहे हैं। हाँ तो तुम सरदारनी हो इस कबीले की, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। लेकिन कुछ भी क्या, मैं तो कहता हूँ एक आध डकैती पर मेरे साथ चलकर एक्सपीरियंस करो। मज़ा ना आ गया तो कहना।
अस्तगफिरुल्लाह डाकू जी, आप भी हद करते हैं। मैंने इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, मैं इनसे दूर ही भली। आपने नहीं सिखानी मुझे पिस्तौल चलानी तो मत सिखाएं, कम से कम मुझे उल्टी सीधी हुई चीज़ों में तो ना शामिल करें। तौबा तौबा, आप तो मुझे ही डकैत बनाने पर तुले हैं। वो कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल होते हुए बोली। तो सरदार बेबाक कहकर लगाते हुए इसके साथ ही अंदर दाखिल हुआ था। ताया जी कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आप कल की उम्मीद नहीं करती क्योंकि आप कल भी ठीक नहीं। वो अंदर दाखिल होते ही ताया की हालत देखकर बोली थी, अल्लाह अल्लाह क्या हाल किया अब इनका, देखें आप लोग कितने ज़ालिम है, कितना मारा इनको। वो परेशानी से ताया की तरफ देखते हुए सरदार की तरफ देख लगी थी। जब सरदार आगे को आता इसकी गर्दन के करीब अपना हाथ रखकर दबा गया था, जिस पर रागा पर बुला उठा के खोल कर देखो, ये वही है जैसे तुमने जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन तो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सका क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है। सरदार के होते हुए सरदार का साथ हवा का साथ झोंका भी मेरी दुआओं को नहीं छू सकता। तो उन्हें क्या सोच लिया मैं तेरी किसी साजिश को कामयाब होने दूंगा? तूने मेरी दुआओं को तकलीफ़ दी और इस तकलीफ़ की सज़ा तुझे भुगतनी होगी। नहीं नहीं डाकू जी प्लीज़ नहीं, आप इन्हें और मत मारिएगा, इनकी हालत तो पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। सज्जन साईं तुम यहाँ से बाहर जाओ। वो जो इसके साथ बिल्कुल ही साथ खड़ी रागा डाकू की हालत देख रही थी, उसके हुक्म पर उसकी तरफ देख लगी। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी तो आप इन्हें जान से मार डालेंगे। बीमार पर जुल्म नहीं करते डाकू जी, इनकी हालत पहले ही बहुत ख़राब है। अगर आप इन्हें मज़ीद मारेंगे तो ये तो बिल्कुल ही मार जाएंगे। और भूलें मत अभी आपने इनसे बहुत कुछ पूछना भी है। देखें ताया जी प्लीज़, ये आपसे जो पूछेंगे आप बता दीजिएगा। देखें आपकी हालत बहुत ख़राब है और ये किसी पर तरस नहीं खाते। वैसे आपकी मेरी साथ तो कोई दुश्मनी नहीं थी, आपने मुझे मारने की कोशिश की। अगर डाकू जी नहीं आते तो मैं मर जाती। इस बात पर आपको सज़ा देना बनता है, लेकिन फिर भी आप इस हालत में ही नहीं है कि आपको कोई सज़ा दी जा सके। उस पर रहम खाइए और बता दीजिए ना डाकू जी आपसे जो पूछ रहे हैं, और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब हो गया तुम्हारा। पीछे हो जाओ, मुझे खुद इससे बात करने दो। सज्जन साईं ये इंसान तुम्हारी नरमी के काबिल हरगिज़ नहीं है। वो प्यार से समझाते हुए बोला था। एक तो ये लड़की दुनिया के हर इंसान को अपनी तरह समझती थी। अब वो इसे क्या समझाता कि सामने बिस्तर पर पड़ा ये आदमी इस वक्त मौत का इंतजार कर रहा है, ना कि इसे हकीकत बताने का। डाकू जी प्लीज़ आप मारिएगा मत प्लीज़, मैं इन्हें माफ़ कर रही हूँ। इन्होंने जो भी किया मेरी तरफ से मैं माफ़ कर रही हूँ। वैसे भी तो ये मेरी जान लेना चाहते थे ना। देखें इनकी हालत बहुत ख़राब है, अगर आप इन पर जुल्म करेंगे तो आप ही ज़ालिम कहलाएंगे। प्लीज़ आप इन्हें जान से मत मारिएगा। वो बेहद प्यार से समझा रही थी, लहजे में बेचैनी थी, जबकि आपकी दफ़ा सरदार की सख्त दूरी पर वो पीछे हट गई थी। कमरे से बाहर जाओ, शाबाश जाओ, तुम ये यहाँ नहीं रुक सकती। इस इंसान से मुझे मेरे तरीके से बात करनी है, ये तुम्हारी बातों को नहीं समझ सकता। सफ़ाक इंसान को सिर्फ सफाकियत ही समझ आती है। और प्यार से उसके कंधे पर अपना बाजू फैलाते हुए उसे कमरे से बाहर ले जाने लगा था, जबकि इसे दरवाजे से बाहर करते हुए उसे अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। राम को मज़ीद घबराहट होने लगी थी। ठाकुर जी प्लीज़ इन्हें जान से मत मारिएगा, इन्होंने मेरे साथ जो भी किया मैं इन्हें माफ़ कर चुकी हूँ। प्लीज़ आप इन्हें जान से मत मारिएगा। वो बेहद परेशानी से दरवाज़ा खटखटाते हुए बोल रही थी, जबकि सरदार दरवाज़ा बंद करते हुए इसकी आवाज़ें नज़रअंदाज करता डाकू रागा के बिल्कुल करीब आकर इसके ऊपर झुका था। कैसी लग रही है ज़िंदगी रागा डाकू? इस पर सरवर पड़े 3 दिन पहले हुए वाक़या कोसते हुए अपने कारनामे पर फ़ख्र महसूस कर रहे हो। मेरी बीवी को तो देख लिया होगा तुमने, बिल्कुल ठीक है। हाँ चोट लगी है इसे, लेकिन वक्त रहते इलाज होने की वजह से वो ठीक भी है और जल्द ही उसका ज़ख्म भी भर जाएगा। यानी कि वो फिर से मेरी ज़िंदगी में बहारें ले आएगी और तुम अपनी इस साजिश के साथ शायद मौत को गले लगा लोगे। मैं तो क्या ख्याल है, मौत से पहले हकीकत से पर्दा उठाना पसंद करोगे तुम या फिर मौत को गले लगाना? वो बहुत प्यार से पूछ रहा था, जैसे उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हूँ। सरदार ना बिल्कुल नहीं रागा डाकू, अब कोई गलती मत करना, तुम्हारे पास अल्फाज कम रह गए, अपनी ज़बान का ठीक इस्तेमाल करो। बताओ हाँ या ना, तो मुझे इस घटिया इंसान का पता बताओगे या फिर मैं तुम्हारा गला काटूँ? तुम्हारी कोई भी फजूल बात मेरे कान तक नहीं पहुँचनी चाहिए। मेरा एक सवाल तुम्हारा एक जवाब, बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। वैसे और कोई बात करने की इजाज़त ही नहीं देना चाहता। डाकू के मुँह से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकल रही थी। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकाम हो रहा था। वैसे कितनी हैरत की बात है ना, तुमने अपनी बेटी के मामले में एक ऐसे इंसान पर यकीन कर रखा है जिसने 6 साल की मासूम बच्ची तक को ना छोड़ा। अपनी हवस अपनी दरिंद की निशाना बनाने से पहले ये तक ना सोचा वो एक बीमार बच्ची है, और तुम इस इंसान के हवाले अपनी बेटी करके गए जैसे तुम दुनिया से छुपा कर रखना चाहते थे। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या लगा मैं कुछ नहीं जानता तुम्हारे बारे में? जिस दिन कबीले में वो खत आया था ना, उसी दिन से जानता हूँ कि तुम एक बेटी के बाप हो और तुमने इस बेटी को दुनिया से छुपा कर रखना चाहा था कि तुम्हारे काले करतूत तुम्हारी बेटी की राह में ना आए। अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत थी तुम्हें कि तुमने इस पर डाकू का साया भी ना पड़ने दिया। क्या करती है तुम्हारी बेटी? 2nd ईयर में पढ़ती है, आई थिंक। काफ़ी लायक बच्ची है, फातिमा नाम है ना इसका। वो इस यहाँ को वहाँ के डाले बोल रहा था, जबकि रागा डाकू को लगा जैसे इस कमरे की छत उसके
सर पर आ गिरी हो, जिस रात को उसने बरसों से अपने सीने में दफन कर रखा था। सामने खड़ा एक शख्स उसके बारे में सब कुछ जानता था। तुम्हें एक फरजाना नाम की डांसर से मोहब्बत थी। तुम सिर्फ इसकी डांस देखने के लिए रोज़ जाते थे। फरजाना भी तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन एक दिन अड्डे के मालिक ने तुम्हारी चोरी पकड़ ली। वो समझ गया कि तुम्हारे और फरजाना के बीच में कुछ चल रहा है। उसने हंगामा करने की बजाय बीच की राह निकाली। कुछ रकम में उसने लड़की को बेच दिया, ठीक इसी तरह जिस तरह मेरी माँ के सौतेले भाइयों ने उसे बेचा था। तुम्हें फरजाना बेहद पसंद थी, इतनी कि तुमने उसके साथ शादी करने का फैसला कर लिया, जिसमें से तुम्हें एक बच्ची भी है। तुम्हारी बीवी और बच्ची डकैत कबीले और डकैती को दूर है। तुमने यहाँ के काम का साया भी अपनी इस बेटी पर नहीं पड़ने दिया। इतनी अनमोल थी तुम्हें अपनी बेटी, लेकिन तुम्हारे अपने सगी भाई की बेटी बीमारी से लड़ते लड़ते लुट कर मार गई और तुम्हें इस पर ज़रा तास ना आया। ज़रा सोचो, अगर तुम्हारी बेटी कल सुबह कॉलेज आते वक्त वाह कर लीजिए और उसके साथ भी कुछ ऐसा सरदार अभी अपनी बात मुकम्मल तक नहीं कर पाता। जब वो गुस्से से गिराया, क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? बहुत गुस्सा आ रहा है। दिल चाह रहा है ना अभी कि अभी मुझे जान से मार डालो। गैरत जोश मारिए, आना चाहिए गुस्सा, बिल्कुल आना चाहिए। चलो किसी मामले में तुम्हारी गैरत जागी, लेकिन अब क्या फ़ायदा है इस गैरत को जगाने का? तुम तो बेगैरत बनकर अपनी बेटी और बीवी को इंस्पेक्टर साबर के सहारे पर रखे बैठे हो। इंस्पेक्टर साबर ने कबीले पर हमला करने से पहले तुमसे वादा किया था वो तुम्हारी बीवी और होने वाले बच्चे को महफूज ठिकाना देगा, बल्कि उन्हें डाकुओं की दुनिया के आसपास भी नहीं भटकने देगा। वह एक अच्छी ज़िंदगी देगा। तुम्हें इस कबीले की सरदारी का लालच था, इसलिए तुमने अपनी बीवी और अपने बच्चे के पास पलट कर नहीं गए। बस उन्हें हर महीने एक लंबी रकम भेजते रहे। कबीले में तुम्हें आए दिन खत आते थे, क्योंकि तुम्हारी बीवी पढ़ी लिखी नहीं थी और वह सारे खत इंस्पेक्टर साहब लेकर भेजता था। क्योंकि कबीले से हासिल होती एक बड़ी रकम का आधा हिस्सा हर महीने तुम इंस्पेक्टर को भेजते थे, ताकि इसकी रिश्वत का धंधा भी चलता रहे और कबीले को किसी भी तरह कोई नुकसान भी ना हो, तुम्हारी बचात भी कायम रहे। ठीक है यार, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। जब तक तुम कबीले के सरदार रहे, तुमने इस कबीले की हिफाजत की, क्योंकि तुम्हें लगता था तुम हमेशा यहाँ के सरदार बने रहोगे। लेकिन ये सारे काम अच्छे कामों में तुमने एक काम बहुत अजीब किया। जानते हो क्या? कि अपनी बेटी के मामले में इंस्पेक्टर साहब पर यकीन कर लिया। क्या करता होगा इंस्पेक्टर साहब तुम्हारी बीवी और बच्चे के साथ? शायद हर रोज़ रोता होगा, हर रोज़ लूटता होगा तुम्हारी बेटी की हाव पुकार। नहीं नहीं, मेरी बेटी साबर के पास नहीं है, मेरी बेटी उसके पास नहीं है, क्योंकि साबर बलूचिस्तान में और मेरी बेटी लाहौर में है। वो मेरी बेटी से मिलने कभी नहीं गया। वो बुरी तरह से बेपरते हुए बोल रहा था। अच्छा तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, लेकिन जिसने 6 साल की बीमार बच्ची पर रहम नहीं खाया, उसकी बात पर यकीन कर रहे हो तुम? खैर करो यकीन, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा मामला, मुझे बस यही जानना है कि वो कहाँ है। वो पुरसकून अंदाज में बोला तो अब की दफ़ा रागा आगे से कुछ नहीं बोल सका था। सरदार मैं जानता हूँ, इसके बारे में सब जानता हूँ, तो मैं सब कुछ बताऊँगा। वो वापस जाने के लिए कदम उठाने लगा जब अचानक ही से रागा की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलट कर रागा को देखा था। फिर वापस इसके पास आते हुए इसके तकिए पर हाथ रखता उसकी आंखों में आंखें ढाल गया। तुम सब कुछ जानते हो, तुम सब कुछ बताओगे, लेकिन जो तुमने नहीं बताया वो मैं पहले ही जानता हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे गंदे खून से ताल्लुक़ रखते हुए मुझे अंदाज़ा नहीं होगा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? 3 साल पहले तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया, तभी से फातिमा मेरे पास है और बिल्कुल महफूज है। इस पर कोई गंदी नज़र उठने से पहले सरदार इसको चीर फाड़ कर रख देगा। मेरी येशम तुम्हारे लिए फातिमा जैसी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी फातिमा मेरे लिए मेरी येशम जैसी है। तुम नहीं जानते हो ना, चाहते थे कि वो डाकुओं के बीच पले बढ़े, इसलिए मैंने उसे डाकुओं से बहुत दूर करके रखा है। 14 साल की हो चुकी है वो, तुम्हारा नाम तक नहीं जानती। उसे यही पता है कि दिलदार नाम का एक आदमी इसका भाई है। अपनी माँ भी ठीक से याद नहीं है उसे। 5 साल से हॉस्टल में रह रही है। साबिर हुसैन इतने वक्त से तुमसे झूठ बोल रहा है, वो जानता तक नहीं है तुम्हारी बेटी कहाँ है। वो सिर्फ तुमसे झूठ बोल रहा है, यहाँ तक कि तुम्हारी बेटी तो ये भी नहीं जानती कि वो तुम्हारी बेटी है। उसे बस ये पता है कि उसका एक भाई है जिसका नाम दिलदार है, और बस उसका भाई मजबूर है, उससे मिलने नहीं आ सकता। तुम इतने सालों से जैसे पूरी दुनिया से छुपा छुपा कर रख रहे हो। वो बहुत सालों से मेरे सामने है, बल्कि ये कहना ठीक रहेगा कि वो हमेशा से मेरे सामने है और तुम्हें खबर तक नहीं हुई है। तो मुझे तुमसे जो पूछना था मैं पूछ चुका हूँ। इसके अलावा मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं जानना, कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे मरने का इंतज़ार करूँगा। मैं अपने हाथों से तुम्हें नहीं मार सकता, क्योंकि मेरी सज्जन साई नहीं चाहती कि मैं तुम्हें मारूं। वो तुम्हें माफ़ कर चुकी है, तुम्हारी हालत पर तरस खा चुकी है, लेकिन यकीन मानो मुझे तुम पर तरस भी नहीं आ रहा। मेरी एक छोटी सी बात मान लोगे? इंस्पेक्टर साबिर हुसैन के मरने से पहले अपनी मौत आप मर जाओ, वरना मैं तुम्हें बहुत भयानक मौत दूंगा, बहुत भयानक। खैर मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी बीवी बाहर मेरा इंतजार कर रही है। तुम भी ऊपर निकलने की तैयारी करो, क्योंकि इस दुनिया में तुम जैसे इंसान की अब कोई जगह नहीं। वो कहते दरवाज़ा खोलता बाहर निकल गया, जबकि रागा डाकू एक दफ़ा फिर से छत को घूरने लगा था। तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? दरवाज़ा बंद क्यों है? बाला नीचे आया तो उसने दुआम को बाहर खड़े देखा था। डाकू जी अंदर है, वो ना इस राघव के साथ पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहीं वो इसे जान से ना मार डालें। वो बहुत परेशानी से उसे बता रही थी। वो पहले ही आदम हरा हुआ है, सरदार हरगिज़ उसे जान से नहीं मारेगा, तुम फिक्र मत करो। यहाँ आओ, बाहर चल कर बैठो, तुम्हारा इस तरह खड़े रहना ठीक नहीं है। वो बेला कह रही थी तुम्हारे सर पर चोट लगी है, चक्कर वगैरह आ सकते हैं।
इस तरह से खड़ी मत रहो। वैसे बाहर चरपाई की तरफ चलने का इशारा करने लगा। दुआम इसके साथ ही बाहर आई, जबकि सारा ध्यान दरवाजे की तरफ था। डोंट वरी बच्चे, कुछ नहीं होगा। सरदार उसे जान से नहीं मारेगा जब तक वो हमें हमारे मतलब की चीज़ नहीं बता देता। उसके पास कुछ राज हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। बाला को यही लगा था कि वो इसकी माजी के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए वो इसे बस कुछ हद तक ही बता रहा था। लेकिन उसके मुंह से इंस्पेक्टर साबुर हुसैन का नाम सुनकर वो समझ चुका था कि सरदार ने उसे कुछ भी नहीं छुपाया। हाँ, जब तक इस आदमी का पता नहीं चल जाता तब तक इस आदमी को जीना होगा। तुमने नाश्ता किया? वो इसका ध्यान इस बात से हटाने लगा था। जी नाश्ता भी किया और हम दोपहर का खाना भी खा चुके हैं। आपकी दोपहर अभी हो रही है। वक्त देखा आपने, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। ये कौन सा वक्त है कमरे से निकलने का? और ये बेला मैडम कहाँ है? इनका आज बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं है। आपको पता है उसने मेरी पट्टी भी चेंज करनी थी। दुआ अचानक से बोली तो बाला के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। बेला को गहरी नींद सो रही थी। सारी रात उसने उसे सोने नहीं दिया और फिर सुबह भी उसके और ठिकाने अच्छे से लगा चुका था। मुमकिन था आने वाले 3 दिन वो ना ही जागे। रात को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी बहुत तेज़ बुखार हो गया था। फिर कोई ना कोई डॉक्टर तो होना चाहिए ना जो मेरा ख्याल रखे। डॉक्टर बेला है ना? अच्छी डॉक्टर साबित हुई। मैं इसके पास खा रहा हूँ इसकी डॉक्टरी में। हाँ, क्या आपको बुखार था? आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप कैसे हैं आप? और बेला अब तक क्यों नहीं नीचे आई? बुखार तो रात को था ना, सुबह भी था। सुबह तो बहुत बहुत तेज़ बुखार था। अब कहीं जाकर उतरा है? बेला बेचारी मेरी वजह से सारी रात भी आराम में नहीं रही। सुबह भी उसकी बेआरामी में गुजर गया। अब कहीं जाकर वो सोई थी तो मुझे अपनी तबीयत बेहतर महसूस हुई, इसलिए मैं नीचे आ गया। वो बहाना बनाते हुए इसे बताने लगा था। जब वो इसकी बात पर यकीन करते हुए वो जुमरू को इसके लिए नाश्ता लाने का ऑर्डर जारी कर चुकी थी। साथ ही साथ वो इसके लिए दूध भी मंगवा रही थी और फ्रूट भी काट कर लाने का कह दिया था। अब बेला आराम कर रही थी तो इसकी गैर मौजूदगी में बेला की पेशेंट का ख्याल रखना तो दुआम का फर्ज था। बेशक आजकल वो खुद ही पेशेंट बनी हुई थी। जबकि बाला खामोशी से उसके कम पर सर को हाँ में हिलाता नाश्ते का इंतजार करने लगा था। बेला को तो भूख भूख करते ही उसकी बाहों में गहरी नींद सो गई थी। कल रात उसने सचमुच में बेला पर सांसें तंग कर दी थी। एक बात तो क्लियर थी कि कम से कम आने वाले 1 हफ्ते तक तो बेला ने उसे अपने करीब भी नहीं आने देना था। लेकिन वो अभी डाकू बाला था। इतनी मुश्किल से उसे बीवी मिली थी जैसे वो हरगिज़ खुद से दूर नहीं करने वाला था। हाँ, लेकिन वो भूखे पेट सोई हुई थी। ये सोचकर बाला को अच्छा भी नहीं लग रहा था, इसलिए उसका इरादा उसके साथ ही नाश्ता करने का था। लाइक कर दिया करो यार। शुक्र है आप बाहर निकल आए। डाकू जी बाला भैया पूरी रात से बुखार है, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। वो इतनी देर से आए हैं। सुबह से इनकी तबीयत ख़राब। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा शायद थकावट की वजह से। काम तो बहुत करते हैं ना बेचारे। अब देखिए ना, जैसे कमरे से निकल कर बाहर आया तो दुआ से बाला के बारे में बताने लगी, जबकि उसके चेहरे से वो कहीं से बीमार नहीं लग रहा था। जब रुमरू खाना लाने का ऑर्डर देते हुए उसने जब वापस कमरे में बंद होने का था। अरे अरे, बाला को बुखार है, मैं उतारता हूँ इसका बुखार। वो भी बहुत अच्छे तरीके से ऐसे उतारूंगा दोबारा कभी बुखार होगा ही नहीं और नहीं आंदा कभी कमरा पजीर होने की नौबत आएगी। वैसे किरबाज पकड़ते हुए अपने सामने करके बोला था, सरदार यार तबीयत ठीक नहीं है मेरी अभी तो। दुआ ने बताया तुम्हें बुखार था, मुझे अब कहीं जाकर बुखार होता है तो नीचे आया हूँ। अभी भी तबीयत में थोड़ी सुस्ती महसूस हो रही है। वो जो दुआम को अपना बहाना सुना चुका था वही बहाना उसने सरदार पर भी छापने की कोशिश की थी। हाँ तो उतारता हूँ तेरा बुखार, मैं अगले 1 हफ्ते तक तो नीचे सोएगा, सारा बुखार खुद ब खुद उतर जाएगा। वो बेफिक्र से अंदाज में बोला तो बाला ने बड़ी मासूमियत से नफ़ी में सर लाया था। इस पर सरदार का जानदार कहकर कबीले की फिजाओं में गूंजा। नहीं नहीं, मुझे कमरे में जाना है। वो क्या है ना कि कमरे में मेरे पास एक अदर डॉक्टर भी है जो मेरा ख्याल रख सकती है। अब 1 हफ्ते तक यहाँ नीचे कौन ख्याल रखेगा मेरा? मेरा बुखार पूरी तरह से उतर जाएगा। मैं अपने कमरे में ही रहूँगा, फिक्र मत कर। अब तो मेरे पास मेरी पर्सनल डॉक्टर भी है और वैसे भी मेरी पर्सनल डॉक्टर मेरा बहुत ख्याल रखती है, बहुत ज़्यादा। कल से उसने अपनी नींद कुर्बान कर ली है मेरे लिए, तो मैं तो अपनी डॉक्टर के पास रहूँगा। वो चेहरे पर मासूमियत से इसी अंदाज में बोला कि सरदार बेसाख्ता मुस्कुराने पर मजबूर हो गया था। अपनी इस पर्सनल डॉक्टर को जाकर बोल कि मेरी बेबी को भी इसकी खिदमतों की ज़रूरत है। वो इसकी पट्टी बदलने वाली थी लेकिन उसकी नींदें ही पूरी नहीं हो रही। लगता है रात को तेरी तबीयत ठीक करते करते उसकी अपनी तबीयत ख़राब हो गई है। जा लेकर आओ इसे, मैं इसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इन मेडिसिन की ले लेता हूँ, कल से खुद कर लूँगा। लेकिन आज आकर मुझे समझाया कि इन दवाइयों का इस्तेमाल किस तरह से करना है ताकि मैं अपनी बीवी का खुद ख्याल रख सकूँ जिस तरह वो तेरा ख्याल रखती है। वह इसके चेहरे से ही जैसे बाला और बेला में सब कुछ ठीक होने का अंदाज़ा लगा चुका था। तभी अब की दफ़ा नरमी से बोला तो बाला ने फ़ौरन हाँ में सारे लाया था। हाँ हाँ ज़रूर, वो खाना खा ले फिर नीचे भेजता हूँ। बेचारी काफ़ी भूख लगी थी, फिर सो गई। मिलता हूँ मैं तुझसे, वो कहते हुए ऊपर की तरफ चल पड़ा। सरदार दोबारा से वापस दुआओं के पास चरपाई पर आकर बैठ गया। डाकू जी आपने रागा डाकू को कुछ किया तो नहीं? वो ठीक है ना? मेरा मतलब आपने उन्हें जान से तो नहीं मारा ना? प्लीज़ यह दीजिए, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। वो सचमुच में परेशान हो गई थी। ओह मेरा भोला सही नहीं मारा मैंने उसे मारने थोड़ी गया था, मैं उससे बात करने गया था। तुम्हें बताया था मुझे उससे मालूमात चाहिए।
बस वही मालूमात ले रहा था। खैर छोड़ो ये सारी बातें, चलो ऊपर रूम में चलते हैं। बेला खाना खा ले, फिर वो ऊपर आएगी तो मैं मेडिसिन देकर तुम्हारी पट्टी बदलनी। यार मैं सीख लूँगा इससे सारा काम, कल से इसका इंतजार हरगिज़ नहीं करेंगे। एक तो मैं पढ़ाई में शुरू से ही बहुत अच्छा नहीं था, अगर बालक की तरह होता जो कि ना कुछ सीख जाता। जानती हो वो चोरी डकैतियों के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर लेता था। यहाँ तक कि जब हम डकैती का हिसाब किया करते थे तब भी वो बैठा अपनी पढ़ाई मुकम्मल करता था। मेरा तो पढ़ाई करने का दिल ही नहीं करता था, लेकिन पापा की ख्वाहिश थी कि इनके बच्चे पढ़े लिखे हों। आशम तो नहीं पढ़ सकी, लेकिन जितनी हो सके उतनी तालीम हासिल करने की कोशिश की है मैंने। हाँ मेरे लिए ये मुश्किल रहा है, जिस चीज़ में दिलचस्पी ना उस चीज़ की तरफ जाना बहुत मुश्किल है। बस ये कंधे पर हाथ रख के पथरीली पहाड़ी की तरफ ऊपर चढ़ते हुए अचानक उसे अपनी बाहों में उठा गया था, जबकि साथ ही साथ उसकी अपनी बातें भी जारी थी। मैं चल सकती हूँ डाकू जी, वो इसे देख कर बोली तो सरदार ने नफ़ी में सारे लाया था। अपने डाकू जी के होते हुए सरदार का सोना मुकड़ा अपने पैरों को क्यों तकलीफ दे। वो नरमी से उसका माथा चूमता ऊपर की तरफ कदम उठाने लगा तो दुआम ने मुस्कुरा कर अपना सर उसके कंधे पर रख दिया था, जबकि वो इसीलिए ऊपर की तरफ कदम बढ़ाता उसे मज़ीद बातें बता रहा था। हालांकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने एक फ़ैसला किया था और अब उसने ये फ़ैसला बाला को सुनाना था। मेरी आशम कभी तुम्हारे लिए फ़ातिमा की तरह नहीं रही, लेकिन फ़िक्र मत करो, तुम्हारी फ़ातिमा मेरे लिए आशम की तरह है। वो छत को देख रहा था जब कानों में बार बार सरदार के अल्फाज गूंज रहे थे। उसके लिए उसकी फ़ातिमा आशम की तरह थी, यानी उसकी छोटी बहन की तरह, इस बहन की तरह जिसने उसे खो दिया था, इस बहन की तरह जिसकी हिफाजत कोई नहीं कर सकता। काश काश वह इस दिन इस मासूम बच्ची को अपने साथ ना लेकर जाता। ना जाने किस ख्याल के तहत उसने कह दिया था कि वो इसका इलाज करवाएगा, और ये हकीकत थी कि उसे आशम से कोई मोहब्बत ना थी, कोई लगाव ना था। उसने तो कभी आशम से मोहब्बत से बात भी नहीं की थी, लेकिन जिस तरह दिलदार उसके लिए बेकरार था, उसकी जान बचाने के लिए मारा मारा फिरता था, इस पर तरस खाकर उसने कह दिया था कि वो इसके इलाज के लिए पैसे देगा। इरादा सारी ज़िंदगी के लिए सरदार को अपना गुलाम बनाने का था, ना कि उसकी बहन की ज़ात पर उसे तरस आया था। हाँ ये हकीकत थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ दिलदार को अपना गुलाम बना लेना चाहता था, अपने हुक्म का गुलाम। वो चाहता था जिस तरह वो कहे इस तरह सरदार अपनी ज़िंदगी गुजारे, अपनी मर्ज़ी से कभी कुछ ना करे। उसकी आंखों में बहुत छोटी उम्र से ही वो बगावत देख चुका था, इसलिए उसने फ़ैसला कर लिया था वो इसकी बहन का इलाज करवा के उसे अपना गुलाम बना लेगा। लेकिन वो कहाँ जानता था कि एक छोटा और गलत फ़ैसला आसिम की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। वो थोड़ी देर में वापस आने वाले थे, और ये हकीकत ही वो थोड़ी देर में वापस आ गए थे। लेकिन वो थोड़ी सी देर आसिम पर क़यामत बनकर गुजरी थी। वो तबाह हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। वो छोटी सी बच्ची छोटी सी उम्र में इंसान और दरिंदे की पहचान कर गई थी। वो खामोश छत को देखता माजी की तलखियों में खोया हुआ था। उसे मोहब्बत हो गई थी। हाँ ये पहले की बात थी, जब बर्थडे मनाई थी, एक लड़की को देखती उसका दिल धड़का था और फिर उसने उससे शादी करने का फ़ैसला कर लिया। वो इसे खरीद कर लाया था, बिल्कुल इस तरह जिस तरह उसने दिलदार की माँ को ख़रीदा था। लेकिन वो बेचारी पहले ही गमों की मारी थी, और फिर रागा डाकू का दिल उसके लिए धड़का था। उसने उसे निकाह करके उसे दुनिया से छुपा कर रख लिया था। वो खुद इज़्ज़तदार नहीं था, उसे क्या इज़्ज़त की ज़िंदगी देता, इसलिए उसने उसे छुपाने का फ़ैसला कर लिया। रागा डाकू ने अपनी रवश छोड़ी न थी। शादी के बाद भी वो इतना ही आवारा, इतना ही बेरहम था, लेकिन जब उसकी बीवी को पता चला वो माँ बनने वाली है तो उसने रागा को सही रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। वो चाहती थी वो हर तरह का गलत काम छोड़ दे जो मुमकिन नहीं था। रागा की ज़िंदगी का एक ही मकसद था, टकैत कबीले का बादशाह बनना। उसे अपनी सरदारी वापस चाहिए थी, और सरदारी बगैर कबीले माए वापस नहीं मिल सकती थी। ये वजह थी कि उसकी बीवी ने उसे छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। वो अपने बच्चे पर किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आने दे सकती थी, इसलिए उसने हर चीज़ से दूर होने का फ़ैसला कर लिया था। जिसे देखते हुए रागा डाकू ने उसे शहर में एक घर लेकर दिया था, जहाँ वो दिन रात उसकी खबर रखता था। वो इसे गाफिल हरगिज़ नहीं हुआ था, लेकिन वो अपनी अय्याशियाँ भी छोड़ने को तैयार नहीं था। वो वापस कबीले में आ गया, लेकिन उसे पीछे अपनी बीवी की भी हर तरह की खबर थी। कबीले का सरदार बनते ही उसे खबर मिली थी कि वो एक बेटी का बाप बन गया। तब पहली दफ़ा उसके दिल में किसी के लिए जज्बात जागे थे। हाँ उसकी बेटी के लिए। वो अपनी बेटी की हर तरह की मुसीबत से बचाना चाहता था। हाँ वो फातिमा का अच्छा बाप बन गया था, बिना उसके सामने आए, बिना उसे महसूस किया। लेकिन वो आशम का अच्छा ताया नहीं बन सका था, और इस बात का अफसोस सिर्फ आज हो रहा था, जब सरदार दिलदार ने कहा कि रागा के लिए बेशक आशम फातिमा जैसी नहीं थी, लेकिन सरदार दिलदार के लिए फातिमा आशम जैसी है। यानी वो इसकी बहन है, और वो हमेशा से बड़ा भाई बनकर इसका ख्याल रखता है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया दिलदार, हमेशा गलत किया, लेकिन इस सब के बावजूद भी तुमने मेरी बेटी को अपनी बहन बनाकर इसका ख्याल रखा। तुम्हारा ये एहसान मरने से पहले चुका कर दूँगा। वो छत को देखते हुए ऐसा से आँखें बंद कर गया था। बाला खाना लेकर कमरे में आया तो बेला फ्रेश होकर अब आईने के सामने खड़ी अपने लंबे लंबे बालों में आजकी से कंघी कर रही थी।
भूख से उसकी जान जा रही थी और इसका इरादा बाला के वापस आने से पहले कबीले की तरफ जाने का था। वो इस ठरकी डाकू का रोमांस मज़ीद नहीं झेल सकती थी, लेकिन उसे कमरे में आते देखकर उसने गहरी सांस लेते हुए जल्दी से बेड से दुपट्टा थामकर खुद पर फैलाया था। अस्तगफिरुल्लाह, बीवी मेरी गंदी नज़र नहीं है तुम पे जो तुम मेरे यूँ आने पर खुद को चादरों में लपेट रही हो। वह खाना सामने टेबल पर रखते हुए बोला तो बेला ने उसे घूर कर देखा था। टर्की डाकू, तुम्हारी नज़र मुझ पर कितनी गंदी है ये मुझे कल रात से बहुत अच्छे तरीके से इदराक हो चुका है, इसलिए अब ये सब कुछ ज़रूरी हो गया। मेरा बात चले तो मैं तुम्हारे सामने बुर्का पहन कर रखूँ। वो कानों को हाथ लगाती तौबा तौबा करती वापस आईने की तरफ मुतवज्जो होती उसे जवाब दे चुकी थी, जबकि उसे सर से पैर तक देखते हुए बाला ने हाँ में सर लाया था। तुम्हें लगता है कि तुम बुर्का पहन कर रखोगी तो मैं तुम्हें गंदी नज़रों से नहीं देख पाऊँगा। वैसे मैं तुम्हें अच्छी गंदी हर तरह की नज़र से देखने का हक रखता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा महरम हूँ और महरम से पर्दे नहीं किए जाते। खैर तुम्हें एक बात बता दूँ, ये चादर क्या तुम बादल भी लपेट कर आओगी ना तो भी मेरी नीयत तुम पर ख़राब ही रहेगी। तुम्हारा ये दुपट्टा हरगिज़ हरगिज़ मेरी नीयत ख़राब होने से रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरी नीयत ऑलरेडी तुम पर ख़राब है। वो इसके पास आते एक झटके से उसका दुपट्टा गर्दन से उतार कर दूर फेंकते हुए उसे कमर से थाम कर अपने करीब करता उसके लबों पर झुक गया था और पूरी शिद्दत से उसकी सांसें रोकते हुए वो इसे अपनी बाहों में उठाए सोफे पर लेकर आया था और उसे सोफे पर बिठाने की बजाय उसने अपनी गोद में बिठाया था। जाना, तुम्हें भूख लगी थी ना, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ और तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, क्योंकि कल रात तुमने बहुत मेहनत की है। मेरा इतना ख्याल रखा है, मैंने नीचे ये बहाना बनाया है कि मैं बीमार था, मेरी तबीयत ख़राब थी और मेरी डॉक्टर बीवी मेरी खिदमत कर रही थी। वैसे खिदमत तो तुमने बहुत की है मेरी, इसलिए तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, फिर हम दोनों नीचे चलेंगे। उछलना कूदना बंद करो बीवी, क्योंकि अगर यहाँ पर मेरे जज्बात जाग गए ना तो हो सकता है ये खाना तुम्हें नसीब होने के बाद अगला खाना तुम्हें कल दोपहर इसी वक्त जाकर मिले। मेरे जज्बात मेरे काबू में नहीं रहते। तुम्हारे बकौल तुम्हारा एक ठरकी डाकू हूँ तो तुम हरगिज़ मेरा ठरक जगाना नहीं चाहोगी। वो नवाला बनाते हुए इसके लबों के करीब करते हुए बोला तो बेला ने हाँ में सर लाते फ़ौरन लब खोले थे, जबकि वो नरमी से उसे खाना खिलाते हुए साथ ही साथ उसे अपनी जानलेवा जसातों से बुखलाने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन बेला ने बिल्कुल भी किसी तरह का कोई ओवर रिएक्शन नहीं दिया था, क्योंकि वो यहाँ इसकी पनाह में मज़ीद फंसने का इरादा नहीं रखती थी। वो बस इस कमरे से निकलना चाहती थी जो तभी मुमकिन था जब वो उसकी हर बात को चुपचाप मान जाए, इसलिए वो मान रही थी। ओहो दिलदार भाई, मैं कह रही हूँ ना, इसे बिल्कुल दर्द नहीं होगा, मैं बहुत नरमी से करूँगी, आप प्लीज़ परेशान मत हूँ, अभी हो जाएगा। वो जैसे ही इसकी पट्टी करने लगी दिलदार इसके सर पर हाथ रख लेता, जैसे उसे डर हो कि बेला की पट्टी करने से उसे दर्द होगा। जबकि दुआ भी कब से बैठी बैठी उकता गई थी। तुम आराम से करो ना, और ये जो दवाई है ये तो जलेगी ना। उसके ज़ख्म पर सरदार उसके सर पर ज़ख्म देख रहा था। उसकी पट्टी खोलने के बाद अब वो दवाई लगा रही थी और इसकी सोच के साथ उसे जलेगा दिलदार तड़प रहा था। ओहो डाकू जी, दवाई है तो जलन तो होगी ना, अब चोट लगी है तो ये तकलीफ़ तो बर्दाश्त करनी होगी, तभी तो राहत मिलेगी ना। आप भी ना बहुत मासूम है, आप फिक्र ना करें, मुझ में बहुत बर्दाश्त है। लगाओ बेला तुम दवाई, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होगा। वैसे देखते हुए अपना सर उसके करीब करने लगी थी जब बेला ने एक नज़र दिलदार को देखा जिसने निगाहें दुआम के चेहरे पर जमाई हुई थी। वो इसके बिल्कुल साथ बेड पर बैठा हुआ था, जबकि बेला भी वहीं खड़ी उसके माथे की पट्टी कर रही थी। अभी उसने उसके माथे पर जख्म वाली दवाई लगाई थी कि उसके मुंह से सिसकारी निकली और अगले ही लम्हे उसने सरदार के हाथ को मजबूती से थाम लिया था। लेकिन इससे पहले कि सरदार अपना दूसरा हाथ उसके माथे पर रखता, वो तेज़ी से सरदार का हाथ थाम कर अपनी गोद में रख चुकी थी। देखा, हो भी गया, मैंने कहा था ना हो जाएगा, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल जलन नहीं हुई। वहाँ को माए पानी को पीछे धकेलते हुए सरदार को देखती मुस्कुरा कर बोली, जबकि बेला को इस पर तरस आया। हाँ वो जानती थी उसे तकलीफ़ हुई है, लेकिन वो फिर भी अपने डाकू जी को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसे तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी हर तकलीफ़ से कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ इसका डाकू जी सहता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, इसके अलावा तुम्हें ज़िंदगी में और कोई तकलीफ़ नहीं सहने पड़ेगी। वो इसके हाथों को थामते हुए अपने लबों से लगाते हुए बोला था, जबकि बेला मुस्कुरा कर उसकी पट्टी करने लगी थी। ये ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, माशाल्लाह हमारी दुआ बहुत बहादुर है। वो फर्स्ट एड बॉक्स संभालते हुए मुस्कुराई थी जब जुमरू तेज़ी से ऊपर आया। डॉक्टर बेला नीचे चलो, वहाँ पर तुम्हारी अम्मी आई हैं, भाभी आई हैं और वो 2 नंबर पुलिस वाला भी आया है। हाँ मेरा मतलब है तुम्हारे भाई भी आया है। उसके घूरने पर जुमरू ने फ़ौरन अपनी बात की दुरुस्त की थी, जबकि अपने घर वालों का आने का सुनकर बेला तो चहक उठी थी। चलो तो हम नीचे चलते हैं, यहाँ कमरे में बैठकर क्या करोगी, तुमने नींद रात को ही लेनी है। अगर सारा दिन
सोती रहोगी तो रात को ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होगी, इसलिए तुम दिन में बिल्कुल भी नहीं सोने वाली। चलो आओ। वो इस अचानक ही इसका बाजू थामते बोली तो दुआम उठ गई, जबकि सरदार भी इसके साथ ही उठ गया था। मैं सारा दिन नहीं सोती, बल्कि तुम सारा दिन सोती हो मोहतरमा। दोपहर के 3 बज रहे हैं और तुम अब रूम से निकल कर बाहर आई हो। देखें डाकू जी, ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। वो सरदार का हाथ थामते हुए बोली तो जहाँ बेला शर्म से नज़रें चुरा गई थी, वहीं दिलदार उसके कंधे पे हाथ रखते उसे नीचे जाने लगा था। अब बेला उसे क्या बताती वो इतनी देर से क्यों आई है। वो तो शुक्र था वो किस तरीके से अपने ठरकी डाकू से जान छुड़ाने में कामयाब हो गई थी, वरना उसका रोमांटिक मूड तो पहले से उसके होश ठिकाने लगाने लगा था। लेकिन वो पहले ही इसकी पहुंच से दूर हो गई थी, वरना यकीन ना आए तो इसकी ठरकी डाकू ने इसे हरगिज़ कमरे से नहीं निकलने देना था। ये अम्मा जी चाय मैंने बनाई है आपके लिए, आपको पसंद आएगी। कबीले के सारे लोग मेरे हाथ का खाना और चाय बहुत पसंद करते हैं। मेज़ पर चाय का कप रखते हुए मीरू मेज़ पर चाय का कप रखते बोला, जिसको अम्मी ने फ़ौरन उठा लिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। तुम यहाँ पर रसोई का काम सारा काम संभालते हो। वो इसे देखते हुए सवाल करने लगी थी। इससे पहले वो वलीमे पर यहाँ आई थी, लेकिन इस वक्त वो पूरा कबीला देख नहीं सकी थी। लेकिन आज उनकी निगाह हर तरफ घूम रही थी। उन्हें कबीले बहुत पसंद आ रहा था। बीच मैदान में चरपाइयाँ भी थी और सामने छोटी सी मेज़ पर उनके लिए चाय पानी का इंतजाम किया था। यहाँ नीचे सिर्फ मीरू और जुमरू ही थे। जब वो लोग यहाँ आए तो जुमरू ऊपर चला गया बेला को बताने के लिए कि मीरू इनके लिए चाय बनाकर लाया था। जब तक वो लोग नीचे नहीं आते तब तक मीरू इनकी मेहमान नवाजी कर रहा था। आज सुबह जब रिया ने अचानक ही रुबाब को बोला कि चलो मैं जा रहा हूँ सरदार से मिलने के लिए, तुम भी बेला से मिलो, तो अम्मी ने कहा वो भी साथ चलेंगे। जिस पर रिया ने कोई एतराज़ नहीं उठाया और यहाँ आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। खासकर मीरू इन्हें बहुत ही अच्छा लगा था। उसकी बातें बहुत क्यूट थी। वो बिल्कुल मासूम से बच्चे की तरह था जो बस किसी भी तरह इन्हें एंटरटेन करना चाहता था। मैं यहाँ रसोई का भी सारा काम संभालता हूँ, साफ़ सफाई भी मैं ही करवाता हूँ। ये जो कबीला आपको साफ सुथरा नज़र आ रही है मेरी बदौलत है। सुबह जब सफाई करने वाले लोग आते हैं ना, मैं खुद इनके सर पे खड़े होकर सारे कबीले की सफाई करवाता हूँ। वो फ़ौरन बताने लगा, जबकि वो मुस्कुराते हुए इसकी बात सुन रही थी। माशाल्लाह मेरा बच्चा तो बहुत काम काज वाला है। वो नरमी से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली तो मीरू की आंखों में आंसू आ गए थे, जिन्हें देख वो परेशान हो गई। अरे मेरे बच्चे, क्या बात है, तुम इस तरह परेशान क्यों हो गए। अम्मी ने उसे बाजू से थाम कर हमने साथ चरपाई पर बिठाया तो वह इनके कंधों में बैठता उनके घुटने पर सर रख गया था। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया। वो क्या है ना, आज तक माँ को नहीं देखा, माँ का लफ्ज़ महसूस नहीं किया, इसलिए वो जैसे अपने अंदर का हाल उसे बताने लगा था। रिया ने भी एक नज़र उसे देखा, जबकि रुबाबी उसे देख परेशान सी हो गई थी। मेरा बच्चा, मेरी जान, मैं तुम्हारी माँ जैसी ही तो हूँ, क्यों परेशान होती हो। जब भी तुम्हें तुम्हारी माँ की याद आए तो मेरे पास आ जाया करो, खबरदार यूँ मत रोना। वो प्यार से उसका माथा चूमती उसे अपने साथ लगा गई, जबकि मीरू और अम्मी का ये जज्बाती मंजर वहाँ आते सरदार, दुआम और बेला ने देखा। सरदार ने किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया। जबकि बेला अपनी फैमिली से मिलने लगी तो दुआम भी इनके पास ही बैठ गई। हालांकि रियान और सरदार एक तरफ हुए थे, बाला भी इनके पास ही आ गया। तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है इंस्पेक्टर कि तुम यूँ ही यहाँ नहीं आए, बल्कि तुम्हारे यहाँ आने के पीछे कोई वजह है। ये हाथ में क्या है तुम्हारे। एक बड़ा सा बैग उसके हाथ में पकड़े देकर पूछ लगा, जो उसने अगले ही लम्हे उसकी जाना बढ़ाया था। सरदार ने एक नज़र उसे देखते सवाल करते बैग एक तरफ रख दिया था। मैं तुम्हारे कबीले के बारे में थोड़ी सी मालूमात निकाली थी तो मुझे खबर मिली कि मैं आज से तकरीबन 15 से 16 साल पहले एक पुलिस कांस्टेबल होता था जिसका नाम रिजवान अहमद था, और वो हर रोज़ यहाँ के सरदार के पास आता था। इस सरदार के साथ उसकी रिश्तेदारी भी थी और वो दोनों आपस में दोस्त भी थे। कांस्टेबल का काम थाने से फाइल चुरा कर लाना था, वो वाली फाइल जो केस कभी हल ही नहीं हुए, और इस सरदार का काम इन केसेस को हल करना था। यह काम तकरीबन 11 महीने मुसलसल होता रहा, लेकिन फिर सरदार का कत्ल करवा दिया गया, जिसमें पुलिस वालों का हाथ था, जबकि रिजवान का कत्ल भी सड़क पर हुआ था। इस दौरान लोगों ने 400 से ज़्यादा केसेस हल किए थे और इनके बाद तकरीबन 15 साल से लोग एक दफ़ा फिर से बेबस हैं। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही, क्या कहना चाहते हो, साफ अल्फाज में कहो। बाला बैग खोलते हुए फाइल चेक करने लगा, जबकि दिलदार अब भी रियान की तरफ ही मुतवज्जो था। वो सरदार दिलावर था यानी कि तुम्हारे बाबा। तुम आज अपने बाबा की जगह पर हो दिलदार में, और मैं रिजवान की जगह पर आना चाहता हूँ। ये कानून मुकम्मल तौर पर अंधा है। यहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, शायद कभी नहीं मिलेगा। लालच और रिश्वत के अलावा ये वर्दी वाले और कुछ नहीं सोचते। इसलिए मैंने सोचा जिस तरह रिजवान, यूसुफ और दिलावर की एक टीम थी, इस तरह मैं एक टीम बनाऊंगा। मैं वो सारे केसेस लेकर यहाँ आऊँगा जो कभी हल नहीं हुए, वो सारे केसेस जो इंसाफ की तलाश में, और तुम इन्हें हल करोगे। तुम्हारा काम भी मुश्किल है और मेरा भी, क्योंकि फ़ाइल चुराना आसान नहीं होता और फिर चुराई हुई फ़ाइल के केस हल का होना और फिर इनकी मुकम्मल कार्रवाई का सारा काम मेरा होगा। बताओ क्या मेरी मदद करोगे तुम। वैसे देखते हुए बोला, और सरदार हल्का सा मुस्कुराया था। फिर बाला के हाथ से फाइल चेक करने लगा। वो तकरीबन 7 केसेस, मैं तुम्हें शाम तक जवाब देता हूँ। वो फाइल बाला को थमाते हुए बोला, जो उसने फ़ौरन वापस बैग में डाल दी, जबकि नया ने सिर्फ हामी में सर हिलाया था। क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, बल्कि शक्ल तो दूर की बात करूँ, हम बस ले तुम्हारी सांसें यहीं पर रोक दूँ। बाला थोड़ी देर पहले उसकी कंडीशन चेक करने के लिए इसके कमरे में आया था, जब इसने कहा था कि वो दिलदार से मिलना चाहता है। उसने फ़ौरन ही दिलदार को जाकर ये बात बताई और अब वो दोनों ही रागा डाकू के पास थे।
मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी दिलदार। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो माफ़ी के लायक नहीं, और ना ही मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। लेकिन तुम्हारा ये इंसान चौंका ज़रूर सकता हूँ। वैसे देखते हुए बोला सरदार ने अपनी खामोश निगाहें इस पर जमाई, जैसे उसकी अगली बात का मंजेर हो। जबकि वैसे देखते हुए बहुत मुश्किल से बात करता, और वो राज खोल नहीं लगा था जो उसने बरसों से छुपा कर रखा था। आज वो तैयार था उसे इंस्पेक्टर साहब तक पहुँचाने के लिए। बहुत वफादारी निभाई थी उसने साबिर के साथ। अब वक्त आ गया था उसे उसके अंजाम तक पहुँचाने का। वो शख्स इस काबिल नहीं था कि वो अपनी बेटी के मामले में इस पर यकीन करता। वैसे देखते हुए बता रहा था जबकि बाला और दिलदार खामोशी से उसे देखे जा रहे थे, उसे सुन रहे थे। वो दोनों खामोशी से सुन रहे थे जबकि वो बहुत मुश्किल से बात करते हुए बता रहा था। वो सब कुछ बता चुका था। तुम साबर को धोखा दे रहे हो। खैर वफात उन्होंने तुम्हारे साथ कभी नहीं की, लेकिन तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? बाला ने उसे सवाल किया। उसके लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई। शफाक इंसान किसी का नहीं है। सच कहूँ तो मैं बस किसी का नहीं हूँ, लेकिन आखिरी वक्त में जो एहसान दिलदार ने मुझ पर किया वो मैं चुकाना चाहता हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ तुम्हारी ये एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा, लेकिन दुनिया से जाने से पहले कोई अच्छा काम करना चाहता। सारी ज़िंदगी पर दुआएं समेटी हैं, किसी के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे मेरे गुनाहों की माफ़ी कभी नहीं मिलेगी सरदार, लेकिन दुनिया से जाने से पहले एक अच्छा काम करके जाना चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ साजिश भी मैंने ही की बाला। मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा किया। मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन अब अपने आखिरी वक्त में इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता। वो बाला को देखते हुए बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाते हुए अचानक ही उसके बाजू से लगे बैल से पिस्तौल निकालता, कुछ भी सोचने समझने का मौका दिए बगैर अपने सीने पर गोली चला गया था। उसकी ये हरकत इतनी तेज थी कि वो दोनों ही समझ ना पाए कि वो क्या करने वाला है। उसने बेहद हैरानगी से सामने पड़े रागा डाकू को देखा जो सांसें छोड़ चुका था। अगर वो चाहता तो इसी बंदूक से इन दोनों पर हमला भी कर सकता था। अगर वो चाहता तो इस बंदूक से इन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन नहीं। उसने दूसरा रास्ता चुना था, आराम रास्ता। वो दुनिया से जाते हुए भी एक बहुत बड़ा गुनाह कर गया था। सरदार नफी में सारे लाकर रह गया, जबकि बाला रागू डाकू की सांसें चेक कर रहा था जो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी। उन्हें लगा था इस इंसान की मौत पर उन्हें खुशी होगी, लेकिन आज उसके मरने पर इनके अंदर कोई भी जज्बा नहीं जागा था। ना दुख का ना खुशी का। उस शख्स ने इस पर सांस नेता आराम कर दी थी, लेकिन आज इसके मरने पर उन्हें सुकून नहीं मिला था। जनाजे का इंतजाम करो, आखिरी रस्मात बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। वो कहते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया था, जबकि बाला ने सिर्फ हाँ में सर लाया था। क्या रागा डाकू का इंतकाल हो गया? ये तो बहुत बुरा हुआ। आपने तो कुछ। वो परेशानी से उसे देखते हुए बोली। सरदार ने माफी में सर लाया था। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बस उसकी मौत आई थी, मर गया। वैसे भी उसकी हालत बहुत ख़राब थी। खैर थोड़ी देर में उसका जनाजा वगैरह हो जाएगा, बाकी सब कुछ कबीले में ही हो रहा है। उसकी एक बेटी के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है, और इसकी बेटी डाकू के बारे में कुछ नहीं जानती, और इसका बाप भी मरने से पहले मुझसे कसम ले चुका है मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। खैर वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी को पता चले कि उसका बाप किस तरह का इंसान था, तो मैंने भी उसे इन सब मामलों से दूर रखने का फ़ैसला किया। फातिमा बहुत छोटी है, फिलहाल उसके दिमाग में ये सारी बातें नहीं डालनी चाहिए। वैसे भी वो अपने बाप के बारे में कुछ नहीं जानती, और फिर रागा की आखिरी ख्वाहिश भी है कि उसकी बेटी को इस बारे में कुछ ना बताया जाए। फातिमा इन सब चीज़ों से दूर रहे तो ही बेहतर है। खैर मुझे एक दो ज़रूरी काम है, मैं निपटा कर आता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। बेला तुम्हारे पास है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। बाला मेरे साथ जा रहा है। बाकी कबीले की पिछली साइड पर हम रागा डाकू कब्र बना रहे हैं, और वहीं पर इसकी आखिरी रस्मात भी अदा होंगे। वो प्यार से इसके गाल खींचते हुए इसे सारे मामलों से दूर रहने का कहता खुद कहीं काम के लिए निकल गया था। जबकि दुआ भी रागा डाकू के बारे में सुनकर थोड़ी दुखी तो हुई थी, लेकिन फिर उसके लिए मगर खुद की दुआ करती थोड़ी देर आराम करने लगी। अनबिलीवेबल, तुम लोगों ने साथ के साथ कैसे हल कर लिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम लोग इतनी जल्दी ये सब कैसे कर सकते हो? वो परेशानी से अपने सामने पड़ी फाइल देख रहा था। रात के 11 बज रहे थे। रागा डाकू की आखिरी रस्मात अदा करने के बाद वो लोग सीधे काम के लिए निकल आए थे। उसे सपुर्द खाक करके वो अपने दिल से इसको माफ़ कर चुके थे। जो कुछ भी इसने किया था वो सब माजी का एक हिस्सा समझकर वो लोग आगे बढ़ने का फैसला कर चुके थे। कबीले से निकलकर इन लोगों ने सीधा रेहान का काम किया था। वो 7 केसेस जो न जाने कितने अरसे से पेंडिंग पड़े थे, रात की स्याही ढलने से पहले ही हल हो चुके थे। इस वक्त रात के 11 बजे वो लोग इसके घर पर मौजूद थे। वो सब लोग बाहर लॉन में बैठे हुए थे, जबकि मीरू अंदर अम्मा जी के पास बैठा इनसे बातें करते हुए इनके पैर दबा रहा था। अम्मी को तो मीरू बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बिल्कुल किसी मासूम से बच्चे की तरह। वो इनके पास बैठा इनसे बातें कर रहा था। अम्मी का तो दिल चाह के इसे अपने पास ही रख लें, कितना मासूम सा बच्चा था। अरे बेटा, तुम मेरे हाथ की बिरयानी खाना, बिल्कुल कल तुम यहाँ आ जाना, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊंगी, फिर तुम बताना मेरे हाथ की बिरयानी तुम्हें कैसी लगी। रेहान को अंदर से अपनी माँ की आवाज़ सुनाई थी। इसका सारा ध्यान सरदार और बाला की बातों की तरफ था। वो अब तक यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिन 7 केसों पर उसने पिछले 4 साल से नज़र रखी थी वे एक लम्हे में हल हो चुके थे। यकीन कर लो, यही हकीकत है। 2 नंबर इंस्पेक्टर, तुम्हारा काम हमने कर दिया। अब अगली फ़ाइल तुम कब तक पहुँचा दोगी ये बता देना। वैसे दुआम की तबीयत कुछ बेहतर हो तो मैं इसे घुमाने के लिए कहीं ले जाने का इरादा रखता हूँ। बेला और बाला को भी हनीमून पर भेजने का इरादा है मेरा। इससे पहले अगर कुछ केसेस हैं तो दे दो, मैं कुछ दिन एंटरटेन हो जाऊंगा। काफ़ी बोरिंग ज़िंदगी गुजर रही है, वो उठते हुए बोला था, जबकि रेहान भी इसके साथ ही उठा। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि इतना बड़ा मसला इतनी आसानी से हल हो चुका है।
तुमने हमारा काम किया, अब लग गया तुम भी हमारा ये काम कर दो। एक पुलिस वाले की इन्फॉर्मेशन लेनी है, तुम तो पुलिस में हो, तुम्हारे लिए मालूमात निकालना मुश्किल नहीं होगी। साबिर हुसैन आईजी है, इसकी मालूमात निकाल कर दो। तकरीबन 15 साल पहले यहाँ हमारे गाँव में इंस्पेक्टर था, कौन से थाने में, कौन सी ब्रांच में, कौन सी पोस्ट पर है, हमें सब कुछ जानना है। चलो मीरू, बाला उसे देखते हुए कहता। मीरू को आवाज़ दे चुका था। ठीक है अम्मा जी, कल आऊँगा आपके हाथ की बिरयानी खाने के लिए। वह इनसे कहते हुए इनके हाथ चूमता बाहर निकल गया था, जबकि अम्मी ने भी उसे हज़ारों दुआएं देकर भेजा था। कहने को वो सिर्फ 2 या 3 दफ़ा मिले थे। कल की मुलाकात थोड़ी जज्बाती थी और आज वो छोटा सा लड़का उन्हें बहुत अजीज़ हो गया था। किसी से खून का रिश्ता होना ज़रूरी नहीं होता, कुछ रिश्ते एहसास के होते हैं, और शायद मीरू के साथ उनका एहसास का ही रिश्ता था जो इन्हें इतना ख़ास हो गया था। रेहान ने कमरे में कदम रखा तो रुबा वाशरूम में थी। उसे बहुत वॉमिटिंग हो रही थी। वो तेज़ी से उसके पास आता है, उसका सर थपथपाने लगा था। उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। कुली करते हुए उसने फ़ौरन ही टॉवल उठाकर रुबाब को थमाया था और फिर इसे अपने साथ लगाते हुए बाहर आ गया था। ठीक हो तुम? हालत ख़राब लग रही है, यहाँ बैठो, डॉक्टर के पास चलें। अगर तबीयत ख़राब महसूस हो रही है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। वो इसे बेड पर बिठाते हुए तकिया पीछे लगाने लगा। नहीं रेहान, ये तो नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में तबीयत तो ख़राब हो ही जाती है और वॉमिटिंग तो मुझे काफ़ी दिनों से हो रही है। अम्मी कह रही थी कि ये नॉर्मल होता है, परेशानी वाली कोई बात नहीं। हाँ ये नॉर्मल होता है रुबाब, लेकिन अगर तुम्हारी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है तो हम डॉक्टर से उसका हल भी तो निकलवा सकते हैं ना। कल भी तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और चक्कर भी मुसलसल आ रहे हैं, तुम्हें एक दफ़ा चेकअप करवा लेना चाहिए, वो नरमी से बोला था। नहीं इतनी ख़राब तबीयत ख़राब नहीं है, मैंने कहा ना आप आराम करें, मैं ठीक हूँ। बैठ कर मुझे टेक लगाते हुए बोली, जबकि रेहान को वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। मेरी तो बहुत ख़राब लग रही है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा, सुबह अम्मी को मेडिसिन देकर आता हूँ, तुम लेट जाओ। वो नरमी से कहते हुए बाहर निकल गया। आज काफ़ी दिनों के बाद वैसे नाराज़ नहीं लग रहा था और उसे नॉर्मल देखकर कुछ हद तक रुबाब को सुकून मिला था। वो यहाँ बैठने के बजाय उसके साथ ही उठकर अम्मी के कमरे में आ गई थी। अम्मी रुबाब को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, मेरा इरादा है इसे सुबह डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, एक दफ़ा इसका प्रॉपर चेकअप करवा लेता हूँ। वो कमरे में आते हुए अम्मी की दवाइयाँ निकालने लगा था, जबकि रुबाब भी इनके पास ही आकर बैठ गई थी। मेरे ख्याल में तुम पहले इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, फिर इसका माहौल थोड़ा बदलो। तुम इसे कहीं घुमाने के लिए लेकर नहीं गए, अब अगर तुम्हारे पास और वक्त है तो इसके साथ थोड़ा वक्त गुजारो, इसे कहीं बाहर लेकर जाओ, एक अच्छा माहौल दो। ये तो 24 घंटे घर पर रहती है, मेरी खिदमतें करती रहती है, तुम्हें तो एहसास तक नहीं है इसका, और कुछ न सही कम से कम आस पास से कहीं घुमा कर ले आओ इसे। अम्मी ने एक दफ़ा फिर से वही बात की तो वो मुस्कुरा दिया था। जी अम्मी, मैं भी यही सोच रहा हूँ, इसे कहीं घुमा कर ले आता हूँ। वैसे अगले कुछ दिनों में मेरा इरादा है कहीं जाने का, इसे भी साथ लेकर जाऊँगा, माहौल थोड़ा बदल जाएगा, लेकिन आपको भी तो किसी की ज़रूरत है ना, मैं इस तरह आपको अकेला तो नहीं छोड़ सकता। बेल अभी अपने घर की होगी है। अरे शर्मिला है ना मेरे पास, वो जाती कहाँ है, वो रुक जाएगी मेरे पास रात को भी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम रुबाब को घुमाने ले जाओ। नहीं अम्मी, आप कैसी बातें करें, पहले भी शर्मिला खाला एक दिन दोपहर में चली गई थी ना, मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह पाक इस दिन में आ गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता, मुझे कहीं नहीं जाना, और अब तो वैसे भी मेरा कहीं जाने का दिल नहीं करता। रुबाब दूध का गिलास पकड़ाते हुए कहने लगी थी, जबकि रेहान ने दवाइयाँ देने लगा। तुम लोग अपनी मर्ज़ी करते हो, मेरी सुनते कहाँ, जो दिल में आएगा वो करो। जब मैं कह रही हूँ कि जाओ कहीं घूमने फिरने के लिए तो मेरी बात मानते ही नहीं हो, दुआ कर बताते क्यों हो मुझे ये करना है या वो करना है। अम्मी नाराज़ होते हुए बिस्तर पर लेट गई थी, जबकि रेहान इन पर कंबल डालने लगा। अम्मी रूठ गई, जबकि रेहान इनके अंदाज पर मुस्कुराते हुए कंधे झटकता कमरे से निकल गया था। अम्मी प्लीज़ समझने की कोशिश करें, हम आपको इस तरह छोड़ कर नहीं जा सकते। अरे नहीं होता मुझे कुछ भी, ज़रूरी नहीं जो चीज़ एक दफ़ा हुई है वो बार बार हो, और शर्मिला मेरे पास ही होती है, तुम लोग यूँ ही परेशान हो रहे हो। चलो चली जाओ ना बेटा, कहीं तो जाओ, जब से तुम्हारी शादी हुई है तो मैं इस घर से भी नहीं निकलती हूँ, मुझे बुरा लगता है कि मेरी मजबूरी की वजह से तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। और प्यार से उसे समझाने लगी तो रुबाब साथ झुका गई थी। अब वो इनकी बातों का क्या जवाब देती। अम्मी ने जो सोच लिया था वो सोच लिया था, अब इनकी सोच नहीं बदलने वाली थी, बेशक वो इन्हें कितना ही यकीन क्यों ना दिलाते कि इनकी वजह से उसकी ज़िंदगी में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने वही करना था जो सोच चुकी थी, इसलिए वो खामोशी से उनके हाल पर छोड़ते हुए अपने कमरे की तरफ आ गई थी। कि हम घूमने जा रहे हैं, वो भी बलूचिस्तान, मुझे यकीन नहीं आ रहा, तो मुझे हनीमून पर बलूचिस्तान लेकर जा रहे हो, तुम इतने अच्छे तो नहीं थे बाला, खैर मुझे यकीन है ये तुम्हारा आइडिया हरगिज़ नहीं होगा। वो खुशी से चहकते हुए बोली थी। बाला ने कमरे में आते इसे बता दिया था कि दुआम के ठीक होते ही वो लोग बलूचिस्तान जाएंगे, और तभी से इसकी खुशी कोई इंतहा न रही थी। आज तक किसी ने सुना भी नहीं था कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को हनीमून पर बलूचिस्तान लेकर जा रहा है, लेकिन उसका बाला तो अलग था, हर चीज़ अलग तरीके से करता था। आज तो गजब कबीले में अफसरदा माहौल था, रागा डाकू की यूँ अचानक मौत की वजह से, लेकिन बेला को उसकी मौत का कोई अफसोस न था, ना ही उसकी मौत पर सर पर सवार होने दिया था। जितनी मुलाकात इस आदमी के साथ इसकी हुई थी वैसे कभी भी अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो इसके मरने पर हरगिज़ आंसू नहीं बहाने वाली थी। लेकिन जब से उसे ये पता चला था वो लोग हनीमून पर जा रहे हैं तो इसकी खुशी कोई इंतहा ना रही थी, बल्कि इसने तो सुबह सुबह ही शॉपिंग पर जाने का भी इरादा कर लिया था। माला तो मुझे शॉपिंग पर लेकर जाना, मुझे शॉपिंग करनी है, दुआम की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए भी सारी शॉपिंग मैं ही कर लाऊंगी।
मुझे बहुत कुछ चाहिए बाला, मैं तो कभी बलूचिस्तान नहीं गई, मुझे हरगिज़ नहीं पता बलूचिस्तान में क्या क्या होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है। ओह माय गॉड, मैं हनीमून पर जा रही हूँ। वो खुशी से चहकती हुई खुद ही एक्साइटेड हो रही। जब बाला इसके पास आता उसकी गिट अपने बाजुओं का साथ बनाते हुए इसे अपने साथ लगा गया था। अकेली ही खुश हुए जा रही हो यार, मुझे भी साथ ले चलो। हनीमून अकेले मनाओगी क्या? वो जो खुद ही खुशी से चहक रही थी, इसके अचानक पास आने पर इसके हाथों की हथेलियाँ भीग गईं। जबकि इसकी बात सुनकर वो खिलखिला कर हंसी। ओहो, इतना दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। क्या याद करोगी? कैसी बीवी से पाला पड़ा है। तुम कभी गए हो बलूचिस्तान? कैसा है? नहीं जाना, मैं नहीं गया, कभी नहीं गया। तुम्हारे साथ पहली दफ़ा जाऊँगा, लेकिन अच्छा ही होगा। हमारे मुल्क का एक एक ज़रा खूबसूरत है। मुझे एक झटके में अपनी तरफ करते हुए से अपनी बाहों में उठा चुका था। बाला, ये क्या कर रहे तुम? तुम्हारे अंदर का ठरकी डाकू फिर से जाग गया। मैं वो नहीं हूँ, मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ अपनी नींद बर्बाद नहीं करूँगी। मुझे सच में बहुत नींद आ रही है। उसकी नीयत बदलते देख वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि इस वक्त इसका मूड किस तरफ जा रहा है। सारा दिन सो कर क्या झक मारा है तुमने कि तुम्हें अभी भी नींद आ रही है? मैंने तुम्हारी नींद बर्बाद नहीं की, तो अब तुम्हें भी मेरा रोमांटिक मूड बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। वैसे नरमी से बेड पर लुटाते हुए उसकी गर्दन से दुपट्टा एक झटके में खींच चुका था, जबकि इसकी हरकत पर बेला बुखला की गई थी। बेशर्म डाकू, मुझे सच में नींद आ रही है। तुम वो पता नहीं क्या क्या कहना चाहती थी। जब शिद्दत से बाला ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए उसके लबों पर अपने लब रख दिए थे और बेहद नरमी से उसके लबों को चूमते हुए इसके सुर्ख करने लगा था। मेरा जो बहुत कुछ कहना चाहती थी उसकी मुलायम हरकतों पर खामोशी हो गई। उसका अंदाज इंतहाई नरमी लिए होता, वो चाह कर भी इसे रोक नहीं पा रही थी, जबकि इसके लबों की हरकत हर तरह के दूध का रास करने लगी थी। उसे बेड पर पीछे की तरफ लेटाते हुए इसकी गर्दन पर झुकता हुआ अपने लबों को लम्स पे खेलने लगा। उसकी गर्म लबों की तपश पर बेला खामोशी से आंखें मूंदे उसके सीने में अपना चेहरा छुपाने लगी थी, जबकि बाला की जसारत आलम के साथ बढ़ती चली जा रही थी। ये मीरू कहाँ है? आज सुबह से कहीं नज़र नहीं आया। सरदार नीचे आया तो इसे मीरू कहीं नज़र नहीं आया। सुबह वो खाना वगैरह बना कर गया था, लेकिन वो सुबह सुबह गया कहाँ था? उसका दुनिया में कोई नहीं था जिसके पास वो जाता, और नहीं इसके ऐसे कोई शौक थे जब वो इन्हें बताए बगैर कहीं चला जाता। और फिर सरदार की नज़र में वो एक छोटा सा बच्चा था, जैसे इस तरह वो कहीं नहीं जाने दे सकता था। कहने को वो बिल्कुल छोटा भी नहीं था, 19-20 साल उम्र थी उसकी, लेकिन फिर भी सरदार उसे हमेशा अपने सामने ही रखता था, क्योंकि वो हरगिज़ नहीं चाहता वो किसी गलत काम में पड़ जाए। उसे माँ मिल गई है सरदार, अब वो हमारा नहीं रहा। सुबह सुबह शहर निकल गया, कहता है अम्मा जी ने उसके लिए बिरयानी बनाई हुई है। तुम्हें पता है अम्मा जी का पर्सनल नंबर भी इसके पास है। कल अम्मा जी भी काफ़ी जज्बाती हो गई थी उसके साथ। फिर कल रात भी देखा तुमने कैसे हम सब बाहर अरेयान के पास बैठे थे और वो अंदर अम्मा जी के पास बैठा उनके पैर दबा रहा था। वो इनके बहुत करीब होता जा रहा है, हमेशा चुपचाप रहने वाला। देखो कितनी बातें करता है अम्मा जी के सामने। जुमरू उसे बताने लगा था, जबकि सरदार मुस्कुरा दिया था। हाँ, ये सच था कि उसने आज तक मीरू को कभी किसी के इतने करीब नहीं देखा था। उसे खुशी हुई थी जिस तरह रेहान की माँ ने उसे अपने बेटे होने का मान दिया था। यकीनन मीरू भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही समझता होगा। इस बेचारे का कौन था इस दुनिया में, और माँ के प्यार के लिए भला कौन नहीं तरसता। कोई बात नहीं, अच्छा है वो भी कहीं आया जाया करे। और फिर अम्मा जी बहुत अच्छी इंसान है। मुझे भी बहुत खुशी है जिस तरह उन्होंने मीरू को अहमियत दी। वो जब भी बुलाएं उसे जाने दिया करो। सरदार उसे देखते हुए बोला तो जुमरून से फाह में साइड लाया था, जबकि बाला और सरदार अब आगे की प्लानिंग करने लगे थे। उन्होंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, अब बस उन्होंने सब कुछ वैसा ही करना था जैसा उन्होंने सोचा था। वो लोग दुआम और बेला को लेकर बलूचिस्तान जा रहे थे। पीछे मकसद कुछ भी था, लेकिन इन दोनों को उन्होंने हनीमून का ही कहा था। दुआम की तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी। बेला तो आए दिन शॉपिंग पर जा रही थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि वो लोग हनीमून पर जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ दुआम अब पहले से काफ़ी बेहतर थी। उसके सर में लगी चोट अब काफ़ी बेहतर थी। बेला इसका बहुत ख्याल रखती थी और सरदार से अपनी हथेली का छाला बना रखा था। वह इसे पैर भी ज़मीन पर नहीं उतारने देता था। ऐसे हनीमून पर जाने वाली बात पर तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो कभी भी बलूचिस्तान नहीं गई थी, इसलिए एक्साइटेड भी थी। और फिर बेला से सारा दिन इतने मज़े मज़े की बातें करती थी। इंटरनेट से सर्च करके पता नहीं उसे बलूचिस्तान की कौन कौन सी जगह दिखाती थी। यहाँ तक कि वो तो बलोची कढ़ाई वाले कपड़े भी लेने वाली थी। वहाँ जाकर हर चीज़ में ही वो बेला के साथ साथ थी। उसे तो बड़ा मज़ा आ रहा था ये सोचते हुए कि वो लोग घूमने फिरने जा रहे हैं। उनके जाने के बाद जुमरू को बीला संभालने वाला था, जबकि मीरू का तो सारा ध्यान ही अब कुल अम्मा जी की तरफ था। वो कभी इसे अपने पास बुला लेती तो कभी मीरू खाना लेकर उनके पास चला जाता। मीरू का इस तरह अम्मा ख्याल रखना जान को भी बहुत अच्छा लग रहा था, बल्कि कल तो उसने कह दिया था कि वो रुबाब को लेकर कहीं बाहर जाना चाहता है। वैसे मैंने उसने खुद फैसला कर लिया था कि वो मीरू और शर्मिला खाला को अम्मी के पास छोड़ कर जाएगा, जिसमें सरदार ने किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया। खुद मीरू भी इस बात पर खुश हो गया था। वो भी कुछ दिन अम्मा जी के पास रहेगा, अच्छा ही था। इस तरह जान की परेशानी भी कम हो जाती है और वो भी माँ जी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकता था। जुमरू को एक और काम भी सरदार ने दिया था, वो शहर जाकर फातिमा के बारे में पता करता रहे। उसके हॉस्टल में फ़ोन करना या फिर उसकी ज़रूरत का ख्याल रखना अब जुमरू का काम था, और ये काम उसके लिए मुश्किल हरगिज़ नहीं था।
ठीक है। जब तक दिलदार और बाला बलूचिस्तान में रहने वाले थे, उसे 1 या 2 दफ़ा ही फातिमा का पता करने जाना था, और फिर फ़ोन तो वो रोज़ ही कर सकता था। हॉस्टल में सिर्फ एक फ़ोन करके सिर्फ फातिमा की तबीयत वगैरह पूछनी थी, जिसके लिए हरगिज़ मुश्किल नहीं था। इसलिए उसने आसानी से ये जिम्मेदारी संभाल ली। कल वो लोग यहाँ से जा रहे थे, जब कबीले पर किसी तरह कोई खतरा नहीं था। वो सुकून से अपना काम कर सकते थे। बलूचिस्तान के आम लोग भी बलूचिस्तान जा रहे हैं, आपको पता है। बाला, बेला और दुआम भी वहीं पर जा रहे हैं। आप सबके दिमाग में बलूचिस्तान जाने का ख्याल क्यों आया कि आप लोगों ने मिलकर फैसला किया? वो कमरे में आते हुए से बता चुका था कि कल वो लोग बलूचिस्तान के लिए निकल रहे हैं, जिस पर रुबाब काफ़ी हैरान हुई। ये कैसा इत्तेफाक था कि सब लोग एक जगह पर जा रहे थे? हाँ, दरअसल पहले मेरा इरादा स्वात जाने का था, लेकिन बाला और दिलदार ने बताया कि उनका बलूचिस्तान जाने का। फिर मैंने सोचा बलूचिस्तान भी अच्छी जगह है, वहाँ भी घूम कर आ सकते हैं। मकसद सिर्फ तुम्हारा दिमाग फ्रेश करना है। मीरू है अम्मी के पास इनका ख्याल रखने के लिए। तुम्हें अम्मी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं, तुम बस अपनी परवाह करो। शमीला खाला भी यहीं पर रहेंगी। तुम सामान वगैरह पैक कर लेना। मैं और दिलदार से पूछ लेता हूँ कब निकलना है, इकट्ठे ही निकलेंगे। फ़ोन लिए बाहर निकल जाकर जब रुबाब खुशी खुशी सुकून से जाने की तैयारी करेंगे। उसे सिर्फ अम्मी की टेंशन थी, और बेशक मीरू अम्मी का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख सकता था। वो तो वैसे भी आजकल इनका बेटा बना हुआ था, रोज़ ही इसका आना जाना होता था, और अम्मी भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। उसकी कहानियाँ, उसकी बातें किसी को भी खुश कर सकती थी। वो छोटा सा लड़का अम्मी के लिए तो बहुत ज़्यादा ख़ास हो गया था। और सच तो यह था कि वो बेज़ारत इंसान सिवाय प्यार के और कुछ नहीं मांगता था। मीरू मांडी का ख्याल रखना, मुझे किसी तरह कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बात, तुम इनके पास ही रहोगे जितने दिन वहाँ बलूचिस्तान में रहेंगे। उनकी हर ज़रूरत तुम पूरी करोगे, इनके साथ इनके घर के अंदर रहोगे। वो तुम पर एतबार करते हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि ये एतबार बना रहे। रेहान हमारे साथ जा रहा है, ऐसे में सिर्फ तुम ही हो जो वहाँ का इनका ख्याल रखोगे। वो मीरू को रात को ही बताने आ गया था वो इतने दिन तक रेहान के घर पर उसे छोड़ने वाला है। उसके बाद उनका तो मीरू खुश हो गया था। क्या सरदार, तुम सच में मुझे अम्मा जी के पास भेज रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं इनके पास इनके घर में रहूँगा, इससे अच्छा भला और क्या हो सकता है? जुमरू कबीला संभालेगा और मैं इनके पास रहूँगा। तुम लोग तो सब जाओगे और अच्छे से वक्त गुजार कर वापस आना। पीछे की परेशानी करने की ज़रूरत नहीं। वैसे तो कोई मसला है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला हुआ तो मैं फ़ोन पर तुम्हें बता दिया करूँगा। वो खुशी से चहकते हुए से बता रहा था, जबकि सरदार इसका कंधा थपथपाता कमरे से निकला तो जुमरू सामने ही खड़ा था। आज ये समझ में आ गई है ना, कोई सवाल कोई परेशानी है तो अभी से पूछ सकते हो। हम रात को निकाल रहे हैं, मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि कोई भी मसला बने। सरदार, तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो, मैं कोई मसला नहीं होने दूंगा। सब कुछ सुकून से हो जाएगा। तुम लोग आराम से जाओ और आराम से वापस आओ। हाँ, लेकिन इस साबिर हुसैन के टुकड़े टुकड़े करके तस्वीर ज़रूर भेज देना। उसकी शक्ल ना देखी है और ना ही देखने की ख्वाहिश है, हाँ, लेकिन उसकी मुर्दा वजूद के टुकड़े देखने की ख्वाहिश ज़रूर है मुझे, जो तुम पूरी करोगे। उसके लहजे में साबिर हुसैन के लिए बेइंतहा नफरत थी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तकरीबन सारी मालूमात ले चुका हूँ। लेकिन याद रखना, तुमने कराची जाना है। वहाँ फातिमा के हॉस्टल में तकरीबन 2 दफ़ा तो तुम्हें जाना होगा। ऐसा करना कि इतवार के दिन जाना और हॉस्टल रोज़ फ़ोन करना। शाम को 5 बजे उसे जैसे ही पता चलता है कि मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ तो फ़ौरन ही बाहर निकल आती है। तुम्हें देखकर थोड़ा परेशान होगी, लेकिन मैंने उसे बता दिया तुम्हारे बारे में कि तुम आओगे। इसको थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर जाना है। वो हॉस्टल में रहकर बहुत उकता जाती है, और फिर 1-1.5 घंटे में उसे वापस छोड़ देना। मेरे यहाँ ना होते हुए वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, और मुझे यकीन है तुम अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाओगे। वो इसके कंधे को थपथपाते हुए बोला तो जुमरून सिर्फ सारे लाया था। वो फातिमा के बारे में सब कुछ जानता था, और उसे यही लग रहा था कि फातिमा सरदार के दूर के रिश्तेदार हैं। वो हरगिज़ नहीं जानता था कि वो डाकू रागा की बेटी है। खैर, इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ता था। फ़र्क इस बात से पड़ता था कि वो सरदार के लिए अजीज़ है, और बस। तैयारी हो चुकी थी, रुबाब सारी पैकिंग कर चुकी थी। मीरू भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाला था। और मीरू को यहाँ अपनी अम्मी के पास छोड़कर जा रहा था। मीरू आजकल उसकी माँ के बहुत करीब था, और ख़ुद अम्मी भी इसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी थी। ऐसे में वो इस पर यकीन कर सकता था, और इस वक्त रेहान सिवाय कबीले के लोगों के और किसी पर यकीन करने का इरादा नहीं रखता था। आज वक्त सरदार के अलावा और किसी पर यकीन नहीं था, खासकर वर्दी वालों पर से तो इसका अपना एतबार ही उठ गया था। जब वो इसकी बहन के मामले में इसका साथ देने को तैयार ना थे, तो फिर वो कैसे कह सकता था कि वो लोग किसी और मामले में इसका साथ देंगे। इसलिए उसने खुद ही हक सच में आवाज़ उठाने का रास्ता चुन लिया था, और इस वर्दी का हक अदा करने वाला था कि इसमें इसका सरदार खूब साथ दे रहा था, और सरदार के अलावा वो किसी पर यकीन नहीं कर सकता था। और मीरू सरदार के हिसाब से एतबार के लायक था, इसलिए वो इसके लिए भी एतबार के लायक था। तुमने तैयारी मुकम्मल कर ली है, लोगों के आधे हम लोग निकल जाएंगे। ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरे ख्याल में 9 साढ़े 9 बजे तक वो लोग पहुँच जाएंगे। 10 बजे की फ़्लाइट है हमारी। तुम ये पैकिंग करके खाना खा लो, फिर थोड़ी देर आराम कर लेना। वैसे बताते हुए खुद अम्मी के कमरे में चला गया था। उसके अंदाज से कहीं कोई नाराज़गी नहीं झलक रही थी। वो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था। शायद अब वो इससे नाराज़ नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। वो अम्मी को भी मीरू के बारे में बता रहा था, जबकि अम्मी उनके जाने पर बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिरकार रुबाब को वो कहीं तो लेकर जा रहा था।
बलूचिस्तान में काफ़ी सर्दी है, मैंने चेक कर लिया, तुम्हारे लिए भी जैकेट रख लिया। वैसे तुम्हारी पैकिंग करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कर ही देती हूँ, क्या याद करोगे, आखिर हस्बैंड हो मेरे, थोड़ी सी तो खिदमत डिज़र्व करते ही हो तुम। वो अलमारी से इसके कोड निकालते हुए बैग में पैक कर रही थी, जबकि वो सुकून से बैठा उसकी हरकतें देख रहा था। जबकि इसकी नज़र इस तरफ उठी तो इसके हाथ में एक छोटी सी नाइटी थी। अस्तगफुरुल्लाह, बेहया इंसान, ये क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी कब्र में इसको रखने की। वो गुस्से से नाइटी इसके सामने फैलाते हुए बोली थी, ये तो मैंने बहुत पहले ली थी, जब कभी सोचा था तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँगा। ये तुम्हें कहाँ से मिल गई, अगर मिली गई है तो खबरदार ठगी डाकू, खबरदार, मैं काम कर रही हूँ, खबरदार जो तुम्हारे अंदर के जज्बात फिर से जागे। अगर यहाँ पर तुमने रोमांटिक होने की कोशिश की ना, मैं तुम्हारा गला दबाकर कत्ल कर दूँगी। मुझे ये बताओ, तुम्हें शर्म ना आई इस तरह कभी अयाल लिबास मेरे लिए ख़रीदने की? सच सच बताओ, क्या सोच कर तुमने ये ख़रीदा था कि मैं तुम्हें एंटरटेन करने के लिए ये पहनूंगी? वो गुस्से से देखते हुए बोली, जिस पर बालन बड़े सुकून से अंदाज में हाँ मैं सर लाया था। हाँ बिल्कुल, मैंने यही सोचा था, इतनी खूबसूरत नाइटी। और फिर वो कहते हैं ना, शोर के सामने सारी शर्म और हया को एक तरफ रख देना चाहिए। मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ कि तुम अपनी सारी शर्म और हया को एक तरफ रखकर मेरे लिए इस खूबसूरत सी नाइटी को ज़ेब तन करो और मैं तुम्हारे हुस्न का अच्छे से लुत्फ़ उठाऊँ। कितनी अनरोमांटिक बीवी हो तुम, कसम से। तुम अगर मेरे ख्वाबों वाली बेला होती ना, तो अब तक न जाने मेरे साथ क्या क्या काट चुकी होती। लेकिन तुम तो हो ही दुनिया की सबसे बोरिंग तरीन औरत। सच सच बताओ, मुझे ऐसा हैंडसम, स्मार्ट और सेक्सी मर्द देकर तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं जागती? इतना हॉट बंदा मिला है तुम्हें, कब से कम थोड़ी सी तो कदर करो इसका, थोड़ा सा तो नाजायज़ इस्तेमाल करो। वो मुंह बनाते हुए बोला, बिला कानों की लौ तक सुर्ख होती। कैसा बेशरम इंसान है, इससे अपनी बेशर्मी बयान कर रहा था। ये ठरकी ज़्यादा था या बेशरम ज़्यादा, अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था। वो कानों को हाथ लगाती उसकी तरफ देख के बगैर ही सामान पैक करने लगी, जबकि एक खूबसूरत से नीले रंग की साड़ी नीचे गिरी। ये भी मैंने ही रखी और बहुत खूबसूरत है। इसे देखते ही ना मेरी नज़र इस पर अटक गई थी। वो खोल कर साड़ी चेक कर रही थी, जब इसका लंबा सा पल्लू ज़मीन पर गिरा, इतना हसीन था कि बेला की अपनी आंखें चमक सी उठी। वाह कितना खूबसूरत है, मैं पहले ही डिनर पर यही पहनूंगी, हनीमून पर जाकर। वो कुछ चीज़ें चेकते हुए सारी चीज़ें पैक करते हुए बैग में डाल गई तो बालक मुस्कुरा दिया। चलो, उसे एक चीज़ तो पसंद आई थी, मैं तुम्हारे लिए इतनी खूबसूरत साड़ी खरीद कर लाया हूँ। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसके बदले मेरे होंठों पर, मेरे गालों पर, मेरा मतलब मुंह पर एक आध बाला? अब अगर तुमने फजूल बात की ना, तो कुछ देने के बजाय तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। अजीब ठरकी आदमी है, इस आदमी का ठरक ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, हर वक्त उल्टी सीधी बातें करता रहता है। काम करने दो मुझे, अब तुम्हारी आवाज़ ना आए। वो गुस्से से बोली तो बाला ने अगले ही लम्हे मुंह बनाकर मुंह पर उंगली रख ली, जैसे इससे ज़्यादा शरीफ इंसान तो इस दुनिया में ही नहीं है। यह अलग बात थी कि बेला इसकी शराफत के सारे रंग देख चुकी थी। ये रख दूँ तुम्हारे लिए? वो इसका बैग पैक कर रहा था, जबकि वो बेड पर आलती पालती मारे इसको देख रही थी, जो अपनी पैकिंग बाद अब इसकी पैकिंग कर रहा था। वो लोग तकरीबन 15 दिन के लिए जाने वाले थे, तो इसकी मुनासबत सारी पैकिंग करनी थी। हाँ डाकू जी, ये भी रख दीजिए और वो वाले भी रख दीजिए, मैं वहाँ जाकर ये वाला भी पहनूंगी। हाँ ठीक है, मैं रख दूँगा, बल्कि मैं सब कुछ रख रहा हूँ। तुम लेट जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। सफ़र पर निकल पड़े तो फिर आराम नहीं हो सकेगा, तुम्हें थोड़ी देर नींद ले लेनी चाहिए। बस माँ ने एक तरफ रखते हुए इसे ज़बरदस्ती बेड पर लिटाने लगा था। ओहो डाकू जी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं सोना नहीं चाहती। उसके नरम लबों का लम्स अपने माथे पर महसूस करते हुए मुस्कुरा कर बोली। आज उसकी पट्टी मुकम्मल तौर पर खुल चुकी थी, वो काफ़ी बेहतर थी, इसलिए उसकी ज़िद पर फ़ौरन ही वो बलूचिस्तान जाने की प्लानिंग कर चुकी थी, बल्कि आज रात की टिकट्स बुक हो चुकी थी। जबकि उसे जब से पता चल रहा था वो लोग जा रहे हैं, उसकी एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग था। लेकिन सरदार चाहता था वो थोड़ी देर आराम कर ले, जिसके लिए वो राज़ी ही नहीं हो रही थी। डाकू जी प्लीज़ 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 मेरी मेडिसिन साथ में लेकर मत जाइएगा, मैं वहाँ अपना मुँह हरगिज़ कड़वा नहीं होने दूँगी। आपको तो मेरे प्यारे डाकू जी हैं ना, प्लीज़ मेरी दवाइयाँ मत डालिएगा बैग में। वो इसे लेटाकर फिर से पैकिंग करने लगा तो वो वापस उठकर बैठती हुई इसकी मिन्नतें करने लगी थी। ओह मेरा बोला सही, दवाइयाँ तो खानी पड़ेंगी ना, ये कोर्स मुकम्मल करना पड़ेगा। माना अब तुम ठीक हो, तुम्हें दवाइयों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी डॉक्टरों को थोड़ा बहुत एहसान तो हम कर ही देंगे। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, इसके बाद मैं और कोई दवाइयाँ नहीं लेकर आऊँगा, बस यही वाली ख़त्म करनी है। वो प्यार से उसे समझाते हुए बोला, जबकि वो मुंह बनाती वापस लेट गई। खैर इतना तो वो भी जानती थी, सरदार हरगिज़ इसकी दवाइयों पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने देगा, इसलिए बिना जिद किए एक तो फिर से उसे देखने लगी थी। और जैसे जैसे वो पैकिंग कर रहा था, वैसे वैसे दुआम की आंखें भी बंद हो रही थी। वो सोना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी नींद आहिस्ता आहिस्ता इस पर हावी होने लगी थी। रात के 10 बज रहे थे। एयरपोर्ट के शीशे की दीवारों के बाहर हवाएं तेज़ हो चुकी थी। फ्लोर पर पड़ी रोशनी में सबके चेहरे चमक रहे थे, मगर दुआम का चेहरा सबसे अलग था। आंखों में हैरत, दिल में हल्की सी घबराहट और लबों पर वो मुस्कुराहट जो पहली बार कुछ नया देखने पर खुद ब खुद आ जाती है। पहली बार जहाज में बैठ रही हो ना सज्जन साईं? सरदार ने उसकी झिझक महसूस करके मुस्कुरा कर पूछा। दुआम ने हल्के से सर हिलाया। डाकू जी, मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है। मैं उसके साथ चलते हुए अंदर की तरफ जाती उसे बताने लगी थी। डर मत, बाकी तुम्हारे दिल की धड़कनें कितनी ज़्यादा तेज़ है ये मैं बलूचिस्तान के रूम में जाकर चेक करूँगा ना, अभी चेक नहीं कर सकता। वो ज़रा बेबाकी से कहते उसके कंधे पर हाथ रखते उसे अपने करीब कर गया था। लेकिन इसका डर काम ना हुआ तो सरदार ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और इतनी शिद्दत से थामा कि दुआम की सारी घबराहट जैसे उंगलियों के बीच ही कैद हो गई। पास ही रुबाब कुर्सी पर नीम तराजी रेहान उसके कंधे के पीछे हाथ रखे था। थोड़ी देर से उल्टियाँ कर करके उसकी बुरी हालत हो रही है।
मुसलसल एयरपोर्ट के वॉशरूम के चक्कर लग रहे थे और उसकी वो अच्छी खासी निडाल हो गई थी। अगर थकान ज़्यादा हो रही हो तो मैं डॉक्टर को कॉल कर लूँ? नहीं रेहान, बस एक कप चाय मिल जाए तो बेहतर महसूस होगा। रुबाब की चाय के साथ मोहब्बत वो बहुत अच्छे तरीके से समझता था, इसलिए हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठता हुआ इसके लिए चाय लेने चला गया। वो छः के एक दूसरे में मसरूफ़ थे जबकि किसी तीसरे का वजूद इनमें हो ही नहीं। सबको लग रहा था वो अलग अलग कपल्स हैं और एक दूसरे के साथ अलग अलग आए हैं। अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो लोग एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। बाला और बेला आज में मामले एक दूसरे से उलझे हुए थे। ठटकी डाकू, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। विंडो वाली सीट मेरी होगी, मैं जहाज़ में पहली दफ़ा बैठ रही हूँ। खबरदार, जो तुमने मेरी सीट पर कब्जा जमाया। रेहान रुबाब के लिए चाय का कप लेकर आया तो वह फ़ौरन ही बाला के करीब होते हुए बोली थी, मेरी जान, तो मेरी ज़िंदगी ले लो। विंडो वाली सीट क्या है, सब कुछ तुम्हारा है। अगर दिल चाहे तो मेरी गोद में बैठ जाना, मैं तो इसके लिए मना नहीं करूँगा। वो आंख दबाता शरारत से बोला तो बेला ने आंखें घुमाई थी। बस नहीं चल रहा था कि इसके मुंह पर टेप लगा दे। वो बंदा हर टाइम बेशर्मी वाली बातें कैसे कर सकता था, हर टाइम उसका रोमांटिक मोड कैसे ऑन रह सकता था। बेला को समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी ने कोई बेशर्मी वाली गोली घोल कर पी थी या फिर वो पैदाइशी ही ऐसा था। समझ नहीं आ रहा था इतने सालों तक वो कंवारा कैसे रहा। ऐसा कैसे मुमकिन था कि उसने अपनी ये ठरह किसी और पर ना झाड़ी हो। वो नफ़ी में लाते ऐलान होते ही जहाज़ की तरफ चल पड़े थे। जहाज़ में दाखिल होते ही ठंडी हवा का झोंका सबको छू गया था। नीले कालीन वाले रास्ते पर दुआम धीरे धीरे चल रही थी। ऊपर की रोशनियाँ धीमी थी। रोसस ने इनकी रहनुमाई करते हुए ने इनकी सीटों तक पहुँचाया था। जब जहाज़ ने रफ्तार पकड़ी तो दुआम ने बेख्तियार आंखें बंद कर ली। डाकू जी, मुझे डर लग रहा है। वह इसके दोनों हाथों को थामते हुए बोली तो सरदार ने भी इसको अपने सीने से लगा लिया था। मेरे होते हुए तुम्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। अभी चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा ये सफ़र। वो इसके माथे को चूमते हुए इसे बातों में लगाने लगा था। जबकि अचानक ही जहाज़ का सफ़र शुरू हुआ। दुआम की सांस अटक ही गई थी, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। जहाज़ उड़ान भर चुका था। अब तुम रिलैक्स हो सकती हो, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वो इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला तो उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दी। खिड़की से बाहर तारों भरा आसमान जैसे नीचे सरक आया था। नीचे ज़मीन की रोशनी का सिलसिला टूटा हुआ सा था। वो सब कुछ देख रही थी, लेकिन असल सुकून उसके पास बैठी शख्स की आंखों में था। वो बार बार इसकी आंखों में देखकर मुस्कुराती, जबकि वो बार बार इसके माथे के ज़ख्म पर अपने लब रखते हुए उसकी मुस्कुराहट पर मुस्कुरा देता। ये क्या कर रहे हैं रेहान, मुझे इतनी भी सर्दी नहीं लग रही। वो कंबल उसकी टांगों पर फैलाने लगा तो रुबाब हल्का सा मुस्कुराई थी। वो जिस तरह का ख्याल रखता था, रुबाब अक्सर शर्मिंदा हो जाती थी। मेरी जान, मौसम बहुत ठंडा है और अब तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं तुम पर और अपने बच्चों पर कोई रेस नहीं लेना चाहता, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। वो इसका माथा चूमते हुए बोला तो रुबाब की आंखें जेल में ला सी गई थी। वो अपने बच्चे को लेकर इससे नाराज़ था और रुबाब ने अब तक उसे मनाया तक नहीं था। हाँ, उसने बहुत गलत किया था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे रेहान से ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। वो एक मोहब्बत करने वाला शोर था और यकीनन वो एक बहुत अच्छा बाप भी साबित होने वाला था। वो इसका ख्याल रख रहा था, उसे बिल्कुल तनहा नहीं छोड़ रहा था, उसे किसी तरह की टेंशन नहीं लेने दे रहा था। लेकिन ये हकीकत थी कि रेहान के दिल में एक बात थी जो इन दोनों के रिश्ते की खूबसूरती को कम कर रही थी। उसने ये सोच लिया था वो बलूचिस्तान से जाते ही रेहान को मनाने की कोशिश करेगी। क्या देख रहे हो, बहुत खूबसूरत लग रही है तो इसी के साथ भेज देती हूँ। मैं उसके करीब से एयर होस्टेस गुजर रही थी कि बेला ने उसे बालक के रबान पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा। बालक तो जानसार होने वाले अंदाज में पूरी तरह से उसकी तरफ आया था। अचानक उसकी गर्दन में मुँह छुपा गया था। अंदाज इंतहाई बेबाकी लिए हुआ था, जबकि इसके लबों का बिखरता हुआ लफ्ज़ बेला को बौखला कर आ गया था। जब उसे अपनी गर्दन पर हल्की सी चुभन महसूस हुई तो उसने बालक को तकरीबन धक्का देते हुए खुद से दूर किया था, जो जहाज़ में भी अपनी बेलगाम जज्बात को लगाम डालने की बजाय उसके साथ फ्री हो रहा था। जाना, मुझे तुम्हारे अलावा किसी का होश ही नहीं रहता। निगाहें हर तरफ तुम्हें ढूंढती हैं। जब तुम नहीं मिलती तो फिर तुम्हारे दीदार को तरसती हैं, और जब तड़प हाथ से बढ़ जाती है तब जज्बात बेलगाम हो जाते हैं। और अगर जज्बात बेलगाम हो जाए तो फिर होंठों को नहीं पता कि वो कहाँ किस तरह छू रहे हैं। वो अचानक से कहता इसके लबों को शिद्दत से अपने लबों में कैद करते हुए उसे चूम गया था, जबकि बेला को उसे सीट पर पड़ा तकिया उठाकर उसे मारने लगी थी। इन दोनों में क्या बहस हो रही थी ये तो कोई नहीं समझ पाया था। हाँ, लेकिन इन दोनों की लड़ाई झगड़ों ने यहाँ सरदार और दुआम को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। वहीं रेहान और रुबाब भी हंस दिए थे और जहाज़ के अंदर मुस्कुराहट और मोहब्बतों और हल्की सी गिड़गिड़ाहट के साथ बलूचिस्तान का सफ़र शुरू हो चुका था। जहाज़ के पहिए जैसे ही ज़मीन से छुए दुआम का दिल एक लम्हे को रुक सा गया था। खिड़की से बाहर पहाड़ों का स्याह सा साया, रोशनियों में डूबा रनवे और ठंडी हवा जैसे किसी अनजान कहानी का
आगाज़ सुना रही थी। डर गया मेरा सोना मुखड़ा। सरदार ने झुककर आस्की से पूछा। उसकी भारी आवाज़ में वही सुकून था जो जुआम के तेज़ धड़कते दिल को कुछ लम्हों के लिए थम जाने पर मजबूर कर गया। थोड़ी सी वो हल्का सा मुस्कुराई। सरदार ने उसकी शानों के गिर्द अपनी जैकेट डाल दी। मैं साथ हूँ, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। हम बलूचिस्तान पहुँच चुके हैं, बस अब हम बाहर निकलेंगे। वो इसके गिर्द अपना जैकेट फैलाते हुए जिप बंद करने लगा था। यहाँ बलूचिस्तान में काफ़ी सर्दी थी, बल्कि काफ़ी से भी कहीं ज़्यादा। पीछे की सीटों पर रुबाब आंखें मूंदे बैठी थी। रेहान आस्की से इसके कदमों के पास कंबल दुरुस्त कर रहा था। वो जहाज में सो चुकी थी। सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन फिर भी इसकी आंख लगी थी। रेहान उसे बिल्कुल भी तंग नहीं किया था। अब वो कंबल इस पर लपेटने लगा तो उसकी आंख खुल गई थी। क्या हुआ? बलूचिस्तान पहुँच गए? वो आंखें खोले। उसे भूलने की रेहान ने मुस्कुरा कर हाँ में सर लाया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं अपने इलाके से कहीं दूर निकली हूँ। वो खुशी से उसे लिपटने लगी तो रेहान ने उसे सहारा दिया था। वैसे मैं कभी ज़्यादा दूर नहीं गई, लेकिन फिर भी मुझे फिर भी यहाँ आकर ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि इस दफ़ा आप मेरे साथ हैं। वो इस पर बाजुओं का सार बना रहा था जब वो खुद ही इसके पास आ गई। सर मुझे अहमियत मत दो रुबाब, सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ नहीं हूँ, बल्कि हमारे साथ एक नई धड़कन भी है। वो इसके पेट पर हल्का सा हाथ रखते हुए बोला था। वो शर्म से सुर्ख होती मुस्कुरा कर आम में सारे ला गई थी। बाला और बेरा के दरमियान नस्बे में छोटी मोटी सी जंग जारी थी। इन दोनों के सिले में सुकून नहीं था। कितने बेमुरवत शोर हो तुम। एक छोटा सा बैग उठाते हुए तुम्हारी पसलियों में दर्द हो रहा है, दर्द निकल रहा है। छोटा सा बैग? अस्तगफिरुल्लाह, ये कहाँ से तुम्हें छोटा सा बैग महसूस हो रहा है? हम सिर्फ 15 दिन के लिए आए हैं डालेंगे, और तुमने 15 साल का सामान पैक किया। यहाँ से उतरते ही उन्हें उनका सामान दिया जा रहा था, जबकि इन दोनों की जंग कभी अगर अपनी भलाई चाहते तो ये बैग उठाओ। इस दफ़ा बेलन सीरियस अंदाज में कहा था, जबकि भलाई वाली बात पर न जाने क्यों बालक महसूस हुआ। वो रात की बात कर रही है, और वो रात को तो अपनी भलाई चाहता ही था। इतनी सर्दी में बीवी के बगैर उसका गुजारा कहाँ था। वैसे मैं बिल्कुल भी उठाने का इरादा नहीं रखता, लेकिन अब मेरी प्यारी बीवी इतनी मिन्नतें कर रही है तो उठा लेता हूँ। जैसे एहसान करने लगा था। मैं नहीं खा रही आपकी मिन्नतें मिस्टर ठरकी हस्बैंड। मैं इसको उठा लूँगी, और फिर इसको उठाने के बाद जो मैं तुम्हारे साथ करूँगी ना, वो भी मैं तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। इस हनीमून पर बिना हनीमून मनाए तुम्हें वापस में भेज दिया तो मेरा नाम भी बेला नहीं। बेला के तेज़ लहजे पर पूरे ग्रुप के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़े फासले पर होने की वजह से वो क्या कह रही थी ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके अंदाज से लग रहा था इन दोनों में किसी बात पर बहुत सीरियस लड़ाई हो रही है। सरदार ने पलट कर एक नज़र उन्हें देखा। लग रहा था जैसे उन्होंने रात यहीं खड़े होकर लड़ते हुए गुजारनी है। वो कदम बढ़ाते हुए इनके पास आया तो वो अब भी एक दूसरे से लड़ने में मशहूर थे। तुम दोनों अगर एक दिन बगैर लड़े सफ़र कर गए ना, तो मैं इनाम दूंगा। सरदार ने इन दोनों को देखते हुए जैसे शर्त रखी थी। इनाम नहीं सरदार, बस गवाही देना कि मैंने सब्र किया। वो कहकर लगाते हुए सामान उठाने लगा तो बेला एक अदाज अपना बैग उठाती आगे बढ़ चुकी थी। भाई बलूचिस्तान की रात अपनी ठंडी सांसें लेते हुए इनका इस्तकबाल कर रही थी। आसमान पर सितारे इतने करीब लग रहे थे जैसे हाथ बढ़ाओ तो छू लो। दूर पहाड़ों के साए और एयरपोर्ट की मदम रोशनियाँ, सब कुछ किसी ख्वाब जैसा मालूम हो रहा था। दुआम ने सरदार के बाजू में हाथ डाल दिया। यह वाकई बलूचिस्तान है, इतना हसीन, इतना खामोश। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। सरदार ने उसके माथे पर झुककर इसकी से कहा, यह हसीन है मगर खामोश नहीं। यहाँ की खामोशी के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है, और वही ढूंढने हम आए हैं। सज्जन साईं, वो इसके गिर्द अपना आसार बनाते हुए इस पर अपनी चादर दुरुस्त करता आगे बढ़ गया। रात के दूसरे पैर बलूचिस्तान की सड़कें खामोश और पुरअसरार थीं। पहाड़ों के बीच गुजरती हुई गाड़ियाँ अपनी रफ्तार में घूमती जैसे वक्त थम गया। दोनों तरफ पथरीले पहाड़ अंधेरी रात में चांद की रोशनी से नीले चांदी रंग में ढले दिखाई दे रहे थे। कहीं कहीं बर्फ के सफ़ेद तोते झिलमिला रहे थे, और साथ दवा गाड़ी की शीशे से टकरा कर हल्की सी धुंध छोड़ रही थी। रास्ता तंग मगर दिलकश था। कभी पल खाता हुआ किसी ढलवान में गुम जाता, कभी किसी खुले मैदान में निकल जाता। यहाँ हवा के साथ खामोशी भी सांस लेती महसूस होती थी। कुछ शाम मुखों पर जमी बर्फ चांदी के साथ मिलकर कोई जादू जगा रही थी। जैसे जैसे गाड़ी ऊपर चढ़ती जा रही थी, मौसम की सख्ती बढ़ रही थी। सर्दी की शिद्दत ऐसी थी कि सांस के साथ निकलती भाप तक नजर आ रही थी। फिजा में एक अजीब सा सकूत फैला हुआ था, ऐसा सकूत जो सिर्फ पहाड़ी रातों में महसूस होता है। पहाड़ों के बीच एक मोड़ पर मुड़ते ही दूर कहीं रोशनियों की एक लड़ी दिखाई दी। वो किसी होटल की रोशनियाँ थीं, जो बर्फ़ से ढके पहाड़ों के दरमियान किसी नायाब नगीने की तरह जगमगा रही थी। गाड़ी जब इसके करीब पहुंची तो मंजर और भी दिलफरेब हो गया। होटल रवायती बलोची तर्ज तामीर का हसीन इंतज़ार था। पत्थरों और लकड़ी से बनी इमारत के चारों तरफ लालटेनें जल रही थीं। उनकी सुनहरी रोशनी बर्फ़ पर पड़कर किसी ख्वाब की चमक बन गई थी। मरकज़ी दरवाजे के सामने ऊंची मेहराब, लकड़ी के कुंदा किए गए दरवाजे और इन पर कुंदा रवायती बलोची नकूश, सब कुछ इस जगह को एक पुरअसरार मगर दिलकश हुस्न दे रहे थे।
होटल के सहन में नरम पीली रोशनी फैली हुई थी। वहाँ बलोची कालीन बिछे थे और दरवाजे के करीब तांबे के प्यालों में खुशबूदार धुआं उठ रहा था। दूर पहाड़ों से ठंडी हवा का एक झोंका आया जिसने अपने साथ बर्फ की खुशबू और वादियों का सुकून लाकर फिजा में बिखेर दिया। होटल के बाहर रुकी गाड़ी से जब लोग उतरे तो हवा ने उनके लिबासों को छूकर जैसे खुश आमदीद कहा। उनके लिए 3 कमरे पहले से तैयार थे और हर कमरा पहाड़ों की तरफ खुलने वाली खिड़कियों से मुज़य्यन था। बाहर बर्फ के गिरते ज़रात, अंदर लकड़ी की दीवारों से उठती हल्की सी गर्मी। ये वो लम्हा था जहाँ सर्दी, खामोशी और हुस्न एक दूसरे में घुल गए थे। दुआम, रुबाब और बेला तीनों यहाँ आकर बहुत खुश थी, जबकि बाकी वो तीनों तो यहाँ अपने असल मकसद के लिए आए थे। रेहान हर तरह की मालूमात पहले ही ले चुका था और अब इनका इरादा आज रात ही अपना काम शुरू करने का था। लेकिन बेला, रुबाब और दुआम को किसी भी तरह खबर होने दिए बगैर बेला इस बात को लेकर खुश थी कि वो यहाँ हनीमून पर आई है और रेहान रुबाब को हर तरह की टेंशन से दूर रखना चाहता था, जबकि दुआम को किसी भी तरह की परेशानी में सरदार नहीं देख सकता। इसलिए इन लोगों ने ये बात इन लोगों से छुपा कर रखी हुई थी कि वो यहाँ किसी खास मकसद के लिए आए हैं। होटल के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही एक नरम खुशबू ने उन्हें अपने साड़ में ले लिया था। पत्थरों और लकड़ी से बने इस दाखिली हॉल में छत के करीब लटकती पीली लालटेनों की रोशनी ने एक धीमी सी चमक फैला रखी थी। हवा में देवदार की लकड़ी की महक थी जो सर्द मौसम के बावजूद दिल को गर्माती हुई महसूस हो रही थी। जैसे अकबालिया के हक़ में बलोची तर्ज के कालीन बिछे थे। दीवारों पर हाथ से बने बलोची कढ़ाई वाले फ्रेम आवेज़ां थे जिनके रंगों ने सर्द माहौल में एक ज़िंदगी सी बार दी थी। दरवाजे के करीब खड़ा मैनेजर अपने बलोची लिबास में खुश दिखता था और रवायती अंदाज में जोकर मेहमानों खैर मकदम कर रहा था। उसने अदब से हाथ जोड़कर उन्हें अंदर आने का इशारा दिया, फिर नरम कदमों से आगे बढ़ा। उसके हाथ में 3 सुनहरी चाबियों का गुच्छा था जिन पर कमरों के नंबर छोटे दांत के हिंसों में दर्ज थे। वो इनके सामने चलता हुआ एक लंबे दलान में दाखिल हुआ जहाँ लकड़ी की छत के नीचे मध्यम रोशनी में कालीन के नरम रंग बिखरे हुए थे। दलान के दोनों तरफ दरवाजे कतार में मौजूद थे। हर दरवाजे पर बलोची कढ़ाई के पर्दे लटक रहे थे। कदमों की चाप के साथ दलान में एक खफीफ सी गूंज थी। बाहर बर्फ़ के ज़रात अब भी हवा में बह रहे थे जिनकी झलक खिड़कियों के शीशों पर पड़ती मध्यम चमक बन जाती। मैनेजर ने एहतराम से रुककर एक एक दरवाज़ा खोला, चाबियाँ हल्के से ताले में घुमाईं और हर कमरे के सामने ज़रा सा झुक कर रास्ता दिया। कमरा अंदर से गर्म था, वहाँ आग जल रही थी और दीवारों पर बलोची दस्तकारी के खूबसूरत नमूने आवेज़ां थे। जब वो तीनों कमरों की चाबियाँ मेहमानों के हवाले कर चुका तो एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अदबन सर झुकाया। सर, ये आप तीनों कपल्स के कमरे हैं। आपने अगले 15 दिन तक यहीं रिहाइश करनी है। अगर आप किसी भी चीज़ की ज़रूरत तो आप अंदर का फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। किसी भी तरह का मसला हो तो आप बयान कर सकते हैं। हमारी टीम पूरे तरह से आपके साथ तावन करेगी। मैनेजर इन तीनों को कहते हुए अल्लाह हाफ़िज़ कहकर जाने लगा था। फिर थोड़ी देर के बाद उसने खाना खाने के लिए उन्हें बाहर भी बुलाया था, लेकिन फ़िलहाल इनका इरादा अपने अपने कमरे देखने का था और थोड़ी देर आराम करने का था, क्योंकि अच्छा खासा लंबा सफ़र करके वो सारे ही थक चुके थे। इसलिए वो तीनों ही अपने अपने कमरों में चले गए थे। कमरे के दरवाजे के अंदर कदम रखते ही जैसे वो एक अलग दुनिया में दाखिल हो गए। बाहर के बर्फीले पहाड़ों वाली सर रात के मुकाबले में अंदर की फ़िज़ा में एक दिलकश गर्मी थी। वो गर्मी जो आग की लपेटों से नहीं, माहौल की तहज़ीबी खूबसूरती से आ रही थी। कमरे की दीवारें मुकम्मल तौर पर लकड़ी की थीं, जिन पर हाथ से कुंदा किए गए बलोची नक्काश गहरे भूरे रंग में झलक रहे थे। छत पर ऊन की बनी रस्सियों से जड़ी हुई लालटेनें टंगी थी जिनकी हल्की पीली रोशनी ने हर चीज़ पर नरमी और सुकून की तह बिछा रखी थी। कमरे के पास में नीचे लकड़ी की मेज़ रखी थी जिसके गिर्द बलोची तर्ज के गद्दे और गुदेले और रंगीन कुशन तरतीब से रखे थे। उनके गहरे सुर नीले और सब्ज़ रंग इस साथ माहौल में जैसे ज़िंदगी का लम्स बिखेरे थे। मेज़ पर चाय के लिए तांबे के केतली सेट रखा था जिसके साथ छोटी प्यालियों में खुश खजूरें और पिस्ते रखे थे। वहीं रवायती मेहमान नवाजी जो बलूचिस्तान की पहचान थी। खिड़कियों के बार बर्फ़ के ज़रात अब भी गिरते दिखाई दे रहे थे। इन पर पड़ती लालटेनों की रोशनी ने मंजर को इसी ख्वाब की चमक में बदल दिया था। खिड़की के करीब एक लकड़ी का हीटर जल रहा था जिससे उड़ता धुआं कमरे को एक नरम मानूस गर्मी दे रहा था। दीवार की एक जानब हाथ से बने कालीन लटक रहे थे, बारीक नक्शो निगार से और गहरे सुर्ख रंग का इम्तिज़ाज। इनके दरमियान बलोची कबीले की इलामती तस्वीरें कुंदा थी, जैसे ये कमरा किसी सकाफ़ती दास्तान का हिस्सा हो। कोने में रखी मेज़ पर चमकती हुई शीशे की लैंप रखी थी जिसके करीब ताज़ा गुलाबों का छोटा सा गुलदस्ता रखा गया था। इसकी खुशबू बर्फ़, लकड़ी और चाय की खुशबू के साथ घुलकर एक मध्यम ख्वाबनाक फ़िज़ा बना रही थी। ये कमरा सिर्फ एक ठहरने की जगह नहीं था, बल्कि एक एहसास था, एक ऐसा एहसास जहाँ सर्द मौसम, खामोश रात और बलोची सकाफत एक दूसरे में घुलकर सुकून बन गई थी। कमरा बेतहाशा खूबसूरत था। दुआम को तो कमरा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, जबकि दिलदार उसे मुसलसल कह रहा था वो थोड़ी देर के लिए आराम कर ले, थोड़ी देर के लिए सो जाए, क्योंकि उसने कबीले में भी बिल्कुल थोड़ी देर आराम किया था। जहाज़ में भी वो नहीं सोई थी, यहाँ तक कि 1.5 घंटे की मुसाफत थी एयरपोर्ट से होटल तक, वो वहाँ भी नहीं सोई थी। उसकी सेहत पर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था,
लेकिन इस लड़की को तो आराम करना ही नहीं था। मुसलसल कहने के बावजूद भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ओहो, अब डाकू जी आपको मेरे सोने की पड़ी है, ज़रा देखो सही ये कमरा कितना खूबसूरत है, ये होटल कितना खूबसूरत है, हम कल कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाएंगे। इसके पास आती है, उसकी गिरद अपनी बाहों का सहारा बनाते हुए इसके सीने पर थोड़ी रखती सवाल जवाब शुरू कर चुकी थी, जबकि इसकी बातों का सिलसिला आज ख़त्म नहीं हो रहा था। सजन साई, यहाँ बहुत कुछ है देखने लायक। मैं तुम्हें सुबह हर तरफ घुमाने लेकर चलूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम आराम करो ना। थोड़ी देर में हमने खाना खाने नीचे जाना, तब तक के लिए बस थोड़ा सा आराम कर लो। वो बहुत प्यार से समझा रहा था, जबकि दुआवना फी मसार लाती खिड़की करीब आकर रोक गई थी। ठंड काफ़ी ज़्यादा, मेरे ख्याल में हमें ये खिड़की बंद कर देनी चाहिए। उसके पीछे आते हुए दिलदार ने उसके गिर्द अपनी बाहों का सहार बनाते उसकी गर्दन को हल्के से अपने लबों से छूते हुए अपनी गर्म सांसों का लम्स वहाँ बिखेर दिया था। नो 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 नो, खबरदार, जो आपने खिड़की बंद की। इतने खूबसूरत नज़ारे रात में भी, ये पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं और आप कितने बोरिंग है डाकू जी। ज़रा देखें सही, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हूँ। पूरी तरह से इन खूबसूरत इंसानों की दिलकशी में खोई हुई थी। जब दिलदार के गर्म लबों का लम्स से शिद्दत पकड़ता महसूस हुआ, उसने हैरत से इसकी गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर बिखेरते महसूस करके उसकी तरफ देखा था। मुझे दुनिया किसी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं, मेरी सजन साई मेरा खूबसूरत तरीन नज़ारा है। वो इसके चेहरे को थामते हुए इसके लबों पर अपने लब रख उसकी कमर को होद से लगाते हुए अपनी हरकत में शिद्दत ले अपनी बाएं हाल करते खुद को इसके रहम करम पर छोड़ते हुए इसके लबों की हरकत महसूस करते हुए खुद को इसके हवाले करके, जबकि वो कितनी देर इसके लबों की मिठास और आते हुए इसके लबों पर झुका रहा था। अंदर इस जज्बात ने तूफान बर्पा कर दिया था। वो इसे छूने के लिए बेकरार हो गया था। उसे महसूस करने के लिए उसकी दीवानगी रूह पर जा चुकी थी। वो इसके लबों से लिपटा उसकी सांसें चुराने लगा था। सांसों की कैद पर वो इसके दिल के मकाम पर अपना हाथ रखते हुए अपनी सांसों की यही चाहती थी। जब उसे रहाई देते हुए इसकी गर्दन पर अपने दहकते लबों का नम से खेरने लगा। मेरे ख्याल में खाना खाने के बाद हमें यहीं से अपनी मोहब्बत की शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हें काफ़ी भूख लगी हुई है और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी नन्ही सी प्यारी सी बीवी पर भूखे पेट कोई जुल्म करूं। उसके गाल नरमी से खींचते हुए वो इसके दोनों गालों पर बारी बारी पूरी शिद्दत से लब रखते हुए मुस्कुराया तो दुआ भी मुस्कुराते हुए इसके सीने में छुप गई थी। ये पूरी तरह से ठीक है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस सफ़र ने इन पर कोई भी ऐसा बुरा असर नहीं डाला। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, आपकी वाइफ और आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर इसके पास बैठी उन्हें चेक कर रही थी, जबकि रुबाब तो हैरान रह गई थी। जब मैनेजर ने चाबियाँ देकर गया तो इसे कमरे में छोड़कर वो वापस नीचे चला गया था। तकरीबन 10 मिनट के बाद वापस आया तो इसके साथ एक फ़ीमेल डॉक्टर थी। अल्लाह पाक का शुक्र है, ये फ्लैट में बहुत ज़्यादा डर रही थी। मुझे डर है कि कहीं टेंशन लेने की वजह से। नहीं मिस्टर जान, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप बहुत लकी हैं मिसेस जान, आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं। इतना केयरिंग हस्बैंड किस्मत वालों को मिलता है। फिक्र ना करें, मेरा क्लिनिक बिल्कुल इस होटल के पिछली तरफ है। यहाँ पर आबादी कम है तो अक्सर लोग आते रहते हैं मेरे पास, और होटल में भी कोई भी मसला हो तो ये लोग मुझे ही बुलाते हैं। जब तक आप यहाँ आए आप लोग कभी भी मुझे बुला सकते हैं। आप लोगों का कपल बहुत प्यारा है और आपका होने वाला बेबी बहुत लकी है। पहले बच्चे के वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानी लगी रहती है, टेंशन्स भी होती हैं, खासकर ऐसे टाइम पर कपल्स काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करते हैं। अगर कोई भी मसला हुआ तो मुझे याद कर लीजिएगा। तुम आराम करो और बाद में डॉक्टर को नीचे छोड़कर आता हूँ। इसे देखकर डॉक्टर साथ ही उठ गया था, लेकिन उसने डॉक्टर की पेमेंट करनी थी क्योंकि डॉक्टर का पेमेंट सिस्टम आर्गिस होटल की मैनेजमेंट नहीं उठा रही थी। लेकिन वो खुद ही डॉक्टर को क्लिनिक से ढूंढ कर लाया था। बाप को एक दफ़ा फिर से शर्मिंदगी होने लगी थी। वो इसका कितना ख्याल रख रहा था, इसका और इसके बच्चे की कितनी केयर कर रहा था, और वैसे इतनी बड़ी खुशखबरी छुपा गई थी। वो कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन उसने उसे माफ़ कर दिया था। लेकिन फिर भी रुबाब के अंदर एक गिला सा था जो इस तरह शायद ख़त्म नहीं होना था। उसे सचमुच में ही अपनी इस गलती पर बहुत अफसोस हो रहा था। और ये कमरा कितना खूबसूरत है, सब कुछ कितना अलग है ना हमारी दुनिया से। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। बेला फ्रेश होकर बाहर निकल आई तो बाला बेड पर लेटा हुआ था। उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया था। जी मेरी जान, हम एक अलग दुनिया में ही तो आ गए हैं, हम अपनी मोहब्बत की दुनिया में आ गए हैं। बस तुम्हें नज़र आ जाए मेरी मोहब्बत तो फिर तो क्या ही कहने, इस हनीमून का मज़ा तो बाला हो जाएगा। वैसे कहते हुए इसके करीब आया, अचानक किसी कमर में हाथ डालता उसे अपने करीब का चुका था। ओह टर्की डाकू, तुम्हारे अंदर का ठरक यहाँ भी शुरू हो गया। मैंने तुमसे कहा था फिलहाल अपना ठरकपन दूर रखना। वो इसे वॉशरूम जाने से पहले वाली बात याद करवाने लगी, जहाँ से जाने से पहले उसने कहा था थोड़ी देर के लिए अपना ठरक कंट्रोल में रख लो, मैं फ़्रेश होना चाहती हूँ। लेकिन मैं जाल थी जो बाला अपना ठरक छोड़ दे। हाँ तो तुमने सिर्फ थोड़ी देर के लिए ठरक छोड़ने के लिए कहा था, थोड़ी देर के लिए छोड़ा तो सही। ज़रा सोचो, मेरा मासूम सा ठरक इतनी देर से तुम्हारे बगैर कैसे रहा होगा। मैंने तो गाड़ी में भी तुम्हारे साथ कोई ठरक नहीं किया। और ये मत कहना बंद कमरे में मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत है। नो डार्लिंग, ये ठरकी डाकू पूरी तरह से ठरकी होने के लिए मुकम्मल तैयार है। वो कहते हुए इसका चेहरा थाम चुका था। इससे पहले कि वो इसके लबों पर अपने लब रखता, बेला ने उसके लबों पर मजबूती से अपने हाथ जमाए थे। मुझे भूख लगी है ठरकी डाकू, तुम्हारा ठरक कभी ख़त्म नहीं होगा।
और मैं तुम्हारी खातिर भूखी नहीं रह सकती। वो इसका हाथ नीचे करते हुए पूरी शिद्दत से उसके गालों को चूम रहा था। जब वो इसे समझाते हुए बोली, ये तुम्हें इतनी ज़्यादा भूख क्यों लगती है? ज़रा सा प्यार करो तो तुम्हारी भूख जाग जाती है, ज़रा सा करीब हो तो तुम्हें भूख लगने लगती है। भूख ना होगी, बेवक्त की घंटी होगी, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ ये बजने लगती है। अपने इस भूख को एक तरफ करो और फिलहाल मेरे जज्बात की तरफ गौर करो, जो तुम्हें देखते हुए मचल मचल कर उभरने लगे हैं। देखो कैसे धड़क रहा है ये मासूम सा दिल। वो इसके हाथ को अपने सीने पर रखते हुए इसे अपनी बातों में बहला रहा था, लेकिन बेला बहलने को तैयार ना थी। वो इसके साथ हरगिज़ लंबा वक्त ज़ाया नहीं कर सकती थी। उसे सच में भूख लगी थी और होटल का मैनेजर कह कर गया था कि थोड़ी देर में नीचे आना है। बाला प्लीज़, बाला की जान प्लीज़ देखो, मेरे बेलगाम जज्बात इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे होठों से लिपट कर ही लगाम पा सकते हैं। देखो मेरी हालत बुरी ख़राब हो रही है इस वक्त। अगर मुझे तुम्हारे लबों का मीठा सलाम मुयसर ना हो सकता है क्योंकि मैं बीमार पड़ जाऊँगा। अगर मैं बीमार पड़ गया तो तुम तो जानती हो ना मुझे किस तरह के इलाज की ज़रूरत होती है। अब 3-4 दिन में इतना तो समझ ही चुकी हो कि तुम्हारा ठरक डाकू तुमसे क्या चाहता है। वो इसे अपनी बातों में बहला काम धमका ज़्यादा रहा था और वह इसकी धमकी में आ भी रही थी। सिर्फ किस करोगे और कुछ नहीं होगा। वो काफ़ी देर सोचने के बाद बोली तो बाला के लबों पर गहरी मुस्कुराहट उभरी थी। मेरी मजाल जो मैं अपनी बेले की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी करूं, सिर्फ और सिर्फ किस करूंगा। तुम्हारे हसीन लबों को अपने लबों में कैद करके उसकी चाशनी को अपने लबों में महसूस करूंगा और बस, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। वो इसका हाथ थामते हुए इसे बेड के पास रहा था, वहाँ पर बैठा था, खुद भी उसके बिल्कुल पास बैठते हुए इसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर चुका था। मैं बोल रही हूँ बाला, अगर तुम हाथ से बड़े ना तो मैंने लिहाज नहीं रखना। वो धमकी दे रही थी जबकि वो नरमी से हाँ में सर हिलाता है। उसके चेहरे को अब अपने हाथों में थामते हुए पीछे लिटाता उसके ऊपर साया पगन होता की दफ़ा उसके होंठ पर नरमी से अपने होंठ रख गया था। उसने सिवाय होंठों के और कहीं छूने की गुस्ताखी नहीं की थी, जबकि बेला को भी यकीन हो गया था कि इसकी सारी बेकरारियाँ सिर्फ होंठ तक महदूद है। वो पहले बेहद नरमी से उसके लबों को चूम रहा था, फिर ऐसा ऐसा उसकी लबों की हरकत में शिद्दत आने लगी और अब बेला को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। उसने बाला की शर्ट पे अपनी मुट्ठी भेजते हुए उसे रोकना चाहा, लेकिन बाला तो किसी और ही जहान में था। उसके लबों को शिद्दत से कैद करते हुए मजीद इस पर साया फगन होता उसके होंठ सांस खींचने लगा था, जबकि बेला को अब घबराहट होने लगी थी। उसकी सांसें रुकने लगी थी। वो इसके कंधे पर हल्के हल्के मुक्के मारती उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो न जाने कौन सी धुन में था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे तरह से अपनी होश गंवा बैठा है। वो खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश में नाकाम हो रही थी, लेकिन जिस तरह से बाला ने उसे अपने नीचे कैद कर रखा था, वो चाहने के बावजूद भी इसकी पनाह से आज़ाद नहीं हो पा रही थी। वो इसकी पनाह में बुरी तरह से तड़पने लगी, लेकिन बाला की गिरफ्त से आज़ाद होना आसान नहीं था। ये सच था, वो सिर्फ इसके लबों से ही लिपटा हुआ था। उसकी सारी बेकरारियाँ, सारी बेबाकियाँ, सारी शिद्दतें लबों की हद तक महदूद थी, लेकिन जिस शिद्दत से उसके लबों के साथ लिपटा था बेला को सांस तक नहीं आ रही थी। वो इसके सीने पर मुक्के मारते उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन बाला ने अगले ही लम्हे एक झटके से उसके दोनों बाजुओं को कैद करते हुए तकिए के साथ लगाया था, जबकि इस दौरान भी उसने उसके लबों को आज़ाद नहीं किया था। एक बात तो आज तय हो गई थी कि बेला ज़िंदगी में उसे दोबारा खुद को कभी किस करने की इजाज़त नहीं देने वाली थी। यह आदमी पूरी तरह जुनूनी साबित हुआ था इसके लिए, जो सिर्फ और सिर्फ इसकी जान लेना चाहता था। आज उसकी हरकतों से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो सिर्फ इसकी जान लेना चाहता था। उसकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता मद्दम होने लगी तो न जाने कैसे तरस खाकर उसने एक लम्हे के लिए उसे साथ छोड़ा था और फिर से एक शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर डालते हुए उसे सांस लेने की इजाज़त देता है। अगले ही लम्हे वो दोबारा उसके लबों को अपने लबों में पूरी शिद्दत से कैद कर गया था। बेला जो सांसें आज़ाद होने के बाद उसे खूब सारी गालियाँ देना चाहती, सब कुछ इसके लबों में ही कैद हो गया, क्योंकि उसका शौहर एक दफ़ा फिर से अपने बेलगाम जज्बात उस पर लुटाने लगा और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। इससे तो बेहतर था इसकी बेबाक जसात ने खुद पर छा लेती। उसके बेताब लबों का लम्स अपने लबों पर महसूस करना बेला जैसी लड़की के लिए मुमकिन न था। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर करके बेड से उठती हुई लड़खड़ाती वापस इसकी बाहों में आ गई तो एक झटके में उसे कमर से थाम कर अपने करीब करता है। उसका सर अपने सीने पर रख चुका था। वो गहरी गहरी सांसें लेती खुद को तैयार कर रही थी इससे लड़ने के लिए, जो इसकी हालत पर तरस खाता मुस्कुराते हुए इसका चेहरा देख रहा था। इसके बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे, जबकि आंखों के किनारों से काजल भी बह चुका था और लिपस्टिक नामी कोई चीज़ उसके होंठों पर रही नहीं थी, जो अभी बस थोड़ी देर पहले उसने लगाई थी नीचे जाकर खाना खाने के लिए। मेकअप ख़राब हो गया, तुम्हारा लिपस्टिक दोबारा लगा लो, काजल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मुझे वापस आकर लगा कर दिखाना, मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम काजल लगा कर कितनी प्यारी लगती हो। इसके गालों पर झुकता पूरी शिद्दत से उसके गालों को चूमता उसे एक दफ़ा फिर से लड़खड़ाने पर मजबूर करता खुद कमरे से निकल गया, जबकि बेला वो से पीछे दरवाजे पर तकिए फेंक कर उसे बहुत सारी गालियों से नवाज रही थी।
ढीठ कमबख्त शैतान जालिम आदमी, ये किस की है तरह से तुम मुझे पूरा का पूरा खा जाओगे और मैं सांस भी ना ले सकूँ। अब आना रात को मेरे पास हमारी अगली पिछली सारी नस्लें नहीं याद करवा दी तो मेरा नाम भी डॉक्टर बेला अकरम नहीं। हाय अल्लाह, मेरी लिपस्टिक मेरा मेकअप हर चीज़ बर्बाद कर दिया। अल्लाह पूछे तुमसे डाकू ठरकी आदमी सुकून ना मिले तो मैं सारी रात में तुम्हें बाहर सुलाऊंगी, फिर पता चलेगा। अल्लाह को ऐसा सलूक करता है, मुझे तो सांस भी नहीं आ रही थी। ये आदमी सच में पागल है, कैसे होगा मेरा गुजारा इसके साथ। वो गुस्से से कह रही थी। ब्रश उठाकर जल्दी जल्दी अपने बालों में फेरने लगी। जब लिपस्टिक उठाते हुए नज़र अपने सुर्ख होंठों पर पड़ी, उसे अपने मासूम होंठों पर तरस आया था। वो खुद को देखते हुए ऐसे अपने लबों को लिपस्टिक के साथ सजाने लगी, साथ ही साथ बालक के खिलाफ बड़बड़ाहट भी जारी थी। खाना तैयार होने खबर मिलती ही वो सब लोग नीचे आ गए थे। रात अपने अरूज पर थी, पहाड़ों के ऊपर चांद अपनी चमक मतम किए जैसे बर्फ़ की चादरों पर चांद के ख्वाब बुन रहा था। होटल के सैन में छोटी छोटी ललटानें जल रही थी। उनकी जर रोशनी बर्फ़ के सफ़ेद सतह पर पड़कर किसी जश्न का असर समा बना रही थी। होटल के अमले ने खास तौर पर इन मुसाफिरों के लिए एक अलग गोशा सजा रखा था। वहाँ बलोची कालीनों से ढकी मेज़ें थी। नीचे ज़मीन पर बिछे गदेलों के रंग देसी और गहरे थे, जैसे बलूचिस्तान के लेते रंग और पहाड़ों खामोशी एक साथ सिमट आई। टेबल पर तांबे के बड़े बर्तन सजे थे जिनसे गर्म भाप उठ रही थी। इनमें सब्जी की महक भरी हुई थी, जो रवायती बलोची डिश जो किसी खास मौक़ों पर ही तैयार की जाती है। भुने हुए गोश्त की खुशबूदार दवा के साथ मिलकर फ़िज़ा में घोल रही थी। उसके साथ काड़वो बलोची चावल, खुशमें वजाहत और खुशबूदार चाय के छोटे बर्तन थे। अजीज मेहमान नवाजी की एक खामोश ज़बान बोल रही थी। बर्तनों की चमक, खाने की खुशबू और इर्द गिर्द पहाड़ों की खामोशी। उनके बैठने से पहले ही मेज़ के करीब आग का एक अलाव जलाया गया था। अलाव की गर्मी उनके चेहरों तक पहुंची। सर्दी के बावजूद माहौल नरम और आरामदेह हो गया। होटल के अमले ने एक एक करके प्लेटें तरतीब से रखी थी, साथ में हाथ से बने बलोची डिज़ाइन वाले कपड़े के नैपकिन। उनके चेहरे पर मकामी अंदाज की शाइस्तगी थी, जैसे वो जानते हों कि इस सरजमीन की असल पहचान इज़्ज़त और खिदमत है। दूर पहाड़ों से कभी कभार हवा का एक तो झोंका आता और अलाव की आग को थोड़ा सा झुका देता, लेकिन फिजा में मौजूद सुकून अपनी जगह बरकरार रहता था। ये खाना, ये रात, ये मौसम, सब कुछ जैसे बलूचिस्तान की रूह का अक्स बन गया था।